आपने एडमिशन लिया होगा या लेने वाले हो, या आप जो भी तैयारी स्टार्ट करते हैं कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो इस भ्रम को मैं आपको तोड़ता हूँ। आपके साथ में आपकी पूरी फैमिली, मेनली आपके पेरेंट्स इस पूरी प्रोसेस में शामिल हो जाते हैं। वो भी आपकी हर छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं, तो आपको भी उनकी हर छोटी चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई तो आपकी तैयारी का आधा पार्ट अधूरा है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपने उसके PYQ या क्वेश्चंस नहीं देखे तो आपकी तैयारी अभी अधूरी है। आपको ज्योग्राफी बहुत अच्छी करनी है, एथिक्स बहुत अच्छी करनी है। एक थोड़ी दिक्कत आती है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस तैयारी में आए हैं, बहुत ही टफ कंपटीशन है। ऐसे लोग बैठे हैं जो 2 बार 3 बार इस एग्जाम को फाइट कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा रोल है करंट अफेयर का। करंट अफेयर आपको रेगुलर पढ़ना है। जैसे कई लोग सोचते हैं कि एग्जाम के टाइम पे 15 दिन में पढ़ लेंगे, उससे क्या होगा, पढ़ तो लेंगे लेकिन आप उसको कहाँ यूटिलाइज करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, वो नहीं सीख पाएंगे। सबसे पहले तो टीम दृष्टि का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को यहाँ आमंत्रित किया, मुझे एक मंच यहाँ पे प्रोवाइड कराया ताकि मैं अपने छोटे भाई बहनों को अपनी यात्रा बता सकूं और उनके जीवन में ये समस्या नहीं आए जो मैंने या एक कोई एस्पिरेंट झेलता है वो नहीं झेलें। और साथ में आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगामी भविष्य के लिए कि आपने एक ऐसी लाइन को चुना है जो कि अपने समाज में बहुत कठिन मानी जाती है। सबको लगता होगा ना कि बहुत कठिन है, हमारे क्षेत्र से कम लोग बनते हैं या हमारा होगा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपकी हिम्मत को सलाम है कि आपने इस यात्रा में अपने आप को शामिल किया। ऑल द बेस्ट आपके लिए। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं कि मैं अभिषेक जैन और मैं करौली ज़िले का रहने वाला हूं। करौली ज़िले में एक गांव है फाजिलाबाद, वहां का मैं रहने वाला हूं। और मेरी जो स्कूलिंग है गांव के सरकारी स्कूल से हुई है, प्रारंभिक शिक्षा। उसके बाद मैंने जयपुर से बीटेक किया है और उसके बाद से ही कोविड के बाद से मैं RS की तैयारी कर रहा था। साथ में अभी जो मेरा सिलेक्शन हुआ है वो मेरे तीसरे प्रयास में सिलेक्शन हुआ है। तो मैं आपका जो भ्रम रहता है कि लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, एक बार में नहीं होता, 2 बार में नहीं होता, मैं आपके उस भ्रम को भी तोड़ूंगा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो पहले प्रयास में ही वो पास हो गए थे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जो दूसरे या तीसरे में सेलेक्ट हुए हैं। जब स्टूडेंट कोई भी हो, चाहे मैं भी जब सबसे पहले तैयारी में आया था तो ये डर लगता है कि यार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपको भी लगा ही होगा कि जब आपने एडमिशन लिया होगा या लेने वाले हो, या आप जो भी तैयारी स्टार्ट करते हैं कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस भ्रम को मैं आपको तोड़ता हूं कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहता कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेरा भी नहीं हुआ था। मैं आपका ये कह सकता हूं कि लेकिन अगर आपने अपने मन से अपने लक्ष्य के प्रति आप निष्ठावान रहे, आपने बहुत रिलीजियसली तैयारी करी, तो आप इसको 100% फोड़ देंगे। मैं ये भी नहीं कहता कि आपकी टॉप 10 में रैंक आ जाएगी, लेकिन आप सेलेक्ट हो जाओगे, ये निश्चित बात है, अगर आपने जी जान से तैयारी करी तो सबसे पहले आपको मेरे को ये बात बताएं कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो अभी बिल्कुल फ्रेश है, मतलब उन्होंने एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया है। अच्छा, और ऐसे कितने हैं जिन्होंने एक अटेम्प्ट वो दे चुके हैं? अच्छा, मतलब ऐसे लोग भी हैं। मतलब मुझे बिल्कुल फ्रेश ऐसा बताना है कि आप करें। तो देखो, सबसे पहले तो एक बात याद रखना कि मैं कर सकता हूं तो आप कर सकते हो। मेरी एकेडमिक्स इतनी लो रही है, मतलब मेरी परसेंटेज सदैव 7 की लाइन में भी रही है, 6 की लाइन में भी रही है। तो आप तो शायद यहाँ पे टॉपर भी होंगे, कुछ जो 90 या उस परसेंटेज में होंगे, तो मैं कर सकता हूँ। इस बार शायद आपने देखा भी होगा कि एक ऐसे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं जो 12th में और BA में फेल भी हुए हैं, मुझे उनका नाम तो याद नहीं आ रहा, फेल हुए हैं। अगर वो कर सकते हैं तो आप तो फिर कर ही सकते हो। तो ये बात याद रखना, पहली रूल नंबर 1, जब भी तैयारी में आओ, मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा, है ना, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, आपको जब भी आप अपनी तैयारी स्टार्ट करो, उस तैयारी को स्टार्ट करने से पहले हमको एक दूरगामी उसका व्यू पता होना चाहिए कि क्या है। जैसे कि सबसे पहले प्रीलिम्स देना है, मेंस देना है, इंटरव्यू देना है। अब ये इतनी लेंदी प्रोसेस है, आपको बताए कि 2 साल तो मिनिमम लगते ही हैं प्रोसेस में। 2 साल की प्रोसेस में आपको केवल पढ़ाई के साथ में एक चीज और याद रखनी है, आपको हर समय मेंटली मजबूत रहना है। आपके विचार में ऐसे आएंगे कि यार अभी पटवारी की वैकेंसी आ गई है, मैं पटवारी पढ़ लेता हूँ, SI की आ गई, मैं SI पढ़ लेता हूँ, या कोई और आ गया, CET आ गया, मैं CET पढ़ लेता हूँ। तो देखो, ये बात आते हैं। मैं भी जब स्टूडेंट था या अभी भी मैं एस्पिरेंट ही हूँ,
तो ये बात मन में आती है कि यार मैं एग्जाम दे लेता हूँ, घर वालों को भी एक सपोर्ट हो जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि जॉब होना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप बिल्कुल तैयारी के स्टार्टिंग फेज में होते हो, जैसे आपने भी स्टार्ट ही की है, आपको 1 महीना 2 महीना आप हुए पढ़ाई करते हो और आप अभी से किसी दूसरी वैकेंसी में लग गए, इसका मतलब आपका लक्ष्य जो है ना वो मजबूत नहीं है। लक्ष्य में थोड़ा सा डेविएशन आया, आप इधर उधर हो गए, ये गलत बात है। आप एक अटेम्प्ट दो, एक अटेम्प्ट के बाद आपका नहीं होता है तो दूसरे के लिए ट्राई करो। साथ में आप कोई ऐसी एग्जाम जिसका सिलेबस आरएस से मैच करता हो, आप उस एग्जाम को दें, लेकिन स्टार्टिंग में भटकाव नहीं लाएं कि यार अभी तो 2 महीने बाद वीडियो की एग्जाम है तो मैं वीडियो पढ़ लेता हूं। आपकी जॉब तो लग जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि आपका आरएस का जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं कमजोर था, कि आप उससे भटक गए। ये बात आपको याद रखनी है। मैं ये भी नहीं कहता कि भाई मैंने अदर एग्जाम्स नहीं दिए हैं, मैंने ईओआरओ जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम दिए हैं, लेकिन वो कब दिए हैं, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो मुझे लगा कि अब जो है घर वालों को सपोर्ट के लिए या मुझे भी मेंटली फ्री होने के लिए एक जॉब की नीड है, उसको भी मैंने आरएस से सेकेंडरी रखा, आरएस से प्राइमरी नहीं रखा। ये बात याद रखना। तो आप अगर अभी तैयारी में नए नए आए हो और आप अभी से ही जॉब के लिए भागोगे तो ये आपके आरएस के साथ जो है आपका ये न्याय नहीं है। क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको क्यों भेजा है, आरएस के लिए भेजा है। उन्होंने आपको भेजने के बाद में अपने सपने बनाए कि मेरा बेटा या मेरी बेटी आरएस बनेगा, है ना। उन्होंने ये तो नहीं सोचा कि वो पटवारी बन के वापस आएगा, इसलिए जयपुर भेजा है आपको, नहीं। आपको भेजा है कि आप आरएस बन के आओ। तो पहला रूल नंबर 1 यही है कि अदर एग्जाम्स को आप सेकेंडरी रखना है। उनको अगर आपने प्रायोरिटी दे दी आरएस की तुलना में तो आप आरएस में फिर आप लेट हो जाओगे, है ना। ये है। दूसरी बात, आपने आपके पेरेंट्स ने आपको यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है ना। तो कोई भी हो, जब आप किसी काम को स्टार्ट करते हो तो अपने मन में सपने आते हैं, है ना। आपके पेरेंट्स ने भेजा होगा कि भाई मेरा जो बेटा या बेटी है वो आरएस बनेगा, उनके मन में ये भी सपने आते हैं कि वो ऐसे एग्जाम देगा, ऐसे करेगा। क्योंकि मेरी फैमिली जो है, मतलब मुझे 5 साल हो गए तैयारी करते करते, अब मेरा सिलेक्शन हुआ है तो मेरी पूरी फैमिली इस प्रोसेस में शामिल हो गई। मेरे पापा मम्मी को पता है कि भाई आरएस की डेट ये है, अब इसका मेंस होगा, अब इंटरव्यू होगा, अब ये होगा। तो आपके साथ में आपकी पूरी फैमिली, मेनली आपके पेरेंट्स इस पूरी प्रोसेस में शामिल हो जाते हैं। वो भी आपको आपकी हर छोटी चीज का ध्यान रखते हैं, तो आपको भी उनकी हर छोटी चीज का ध्यान रखना है, उनको निराश नहीं करना है। वो सोच रहे हैं कि मेरा बेटा या बेटी जयपुर में पढ़ाई कर रहा है और आप यहाँ घूम रहे हैं, ये अच्छी बात है क्या? बिल्कुल नहीं बात है। उन्होंने आपके ऊपर विश्वास किया है, इसका मतलब ये है कि आपको रिजल्ट देना है। रिजल्ट मिले नहीं मिले ये अलग बात है, लेकिन आप उसके लिए प्रयास तो करो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अपने पेरेंट्स के लिए आप जो सदैव उनके प्रति कृतज्ञ रहेंगे, उनका सदैव धन्यवाद देते रहेंगे और ये कोशिश करेंगे कि भाई मैं उनको निराश नहीं करूं। अगर आप अनुशासनहीनता दिखाते हैं, आप डेडिकेटेड नहीं होते हैं या आप ढंग से पढ़ाई नहीं करते हैं, उनके विश्वास पे तमाचा है ये कि मैंने तो इसको भेजा, अब ये पता नहीं क्या है, नाहरगढ़ घूमने जा रहा है, मूवी देखने जा रहा है या कोचिंग्स में ये कर रहा है। तो पॉइंट नंबर 2 ये आपको ये नहीं करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 बात ये है कि भाई बहुत सारे जो सिलेक्टेड लोग हैं आप उनको सुनते हैं, जैसे मैं भी हूँ, आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा। एक बात याद रखना, हर एक व्यक्ति की प्लानिंग, हर एक व्यक्ति की स्ट्रेटेजी अलग होती है, सेम नहीं हो सकती। मैंने जिस पाथ को फॉलो किया, हो सकता है किसी दूसरे टॉपर ने या किसी दूसरे सेलेक्टेड ने उस पाथ को फॉलो नहीं किया, क्योंकि एक मार्ग पर पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं। आपको दृष्टि तक आना है तो गोपालपुरा से आने के 4 रास्ते हैं, आप कैसे भी आ सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि आपको जो किसी व्यक्ति ने एक मार्ग बताया उसी मार्ग पे आप चलो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको सदैव क्या करना है, एक आपने कहावत सुनी होगी, सुनो सबकी करो मन की, सुनिए ना। तो आप सबको सुनो कि भाई मैं बोल के गया, कोई और आएगा वो बोल के जाएगा, आपने यूट्यूब पे सुना होगा, तो सुनो सबकी, फिर उसका विश्लेषण करो, उसको देखो कि यार मेरी क्षमता के अनुसार, मेरी परिस्थिति के अनुसार इसमें कौन सा सूट बैठ रहा है, जो भी आपके लिए सबसे अच्छा रहे उस मार्ग को फॉलो करो, ठीक है। कोई ऐसा बोलता है कि भाई आपको जो टेस्ट सीरीज कोचिंग की लगानी चाहिए, है ना, नोट्स इसके जो पढ़ने चाहिए, आपको सुनना सबका है, नेगलेक्ट किसी को नहीं करना, ठीक है। क्योंकि आपने एक जैनिज्म का एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, अनेकांतवाद। अनेकांतवाद क्या कहता है, कोई भी चीज गलत नहीं है, सब अपने अपने स्तर पर सब सही है ना। ये आपने सुना होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, अगर आप आगे पढ़ लेंगे तो अनेकांतवाद बहुत प्यारा सिद्धांत है, वो किसी को गलत नहीं बताता। अगर इसमें से कोई एक व्यक्ति है जो कहता है कि भाई मुझे आरएस बनना है लेकिन मैं तो ऐसे ऐसे बनूंगा, वो पथ भी सही है। कोई कहता है कि मैं तो बिल्कुल स्ट्रेट जाके बनूंगा,
तो अनेकांतवाद कहता है कि भाई सारे रास्ते सही हैं, तो आपको क्या करना है कि सुनना सबको है लेकिन करना मन का है। लेकिन मन का ऐसे नहीं कि आपने अपने मन से कुछ भी कर लिया, उसका डिटेल्ड एनालिसिस करना है। बैठो शांत दिमाग से, सोचो कि मेरी ये कमियां हैं, मेरी ये सब्जेक्ट्स अच्छी हैं, और इनको बैठ के आप फिर टॉपर्स के जो अनुभव रहे हैं उनसे सीखो। ठीक है, तो आपको ऐसे तैयारी करनी है। मैं मतलब एज ए कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो हूं नहीं, मेरा उद्देश्य यह है कि मैंने जो गलतियां की या जो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में नहीं कर पाया, वो उतना टाइम आपको नहीं लगे, है ना। अपन खुद गलती करें, इससे बढ़िया क्या है कि दूसरी की गलती से सीख लें, है ना। मैंने जो गलतियां की मैं आप उनको बताऊंगा कि यार मैंने क्या गलतियां की कि मेरा सिलेक्शन फर्स्ट में सेकंड में नहीं हो पाया। ठीक है, तो देखो एक सबसे पहले 3 सलाह मैंने आपको दे दी। चौथी सलाह ये है कि आप एक सिविल सर्विस के एस्पिरेंट हैं, तो अपने आंख कान और अपने मस्तिष्क को सदैव खुला रखना है। खुला रखने का मतलब क्या है, एक्टिव रहना है आपको हर समय। एक्टिव रहने का मतलब ये नहीं है कि आप जा रहे हो रास्ते में कुछ पढ़ते हुए जा रहे हो, या रास्ते में अपनी नोटबुक खोल ली पढ़ते जा रहे हो। एक्टिव रहने का मतलब है कि आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है आपका, वो हर समय एक्टिव रहना चाहिए। मतलब जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, आप वास्तव में रियलाइज करोगे कि एक्टिव रहना कितना आवश्यक है। जब मेरा पिछला इंटरव्यू था तो मुझसे एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था कि दया और करुणा में क्या अंतर है। फिर उन्होंने पूछा कि एक टर्म होती है सहानुभूति और परानुभूति में क्या अंतर है। तो ये जो टर्म है ना, ये मैंने कभी एज ए एथिक्स में पढ़ी थी, लेकिन इनका अंतर कभी नहीं पढ़ा मैंने, है ना। लेकिन मुझे अभी भी याद है कि मैं अपने मेस में चाय बना रहा था अपने लिए, तो उस समय विकास सर की वीडियो है, ये यूट्यूब पे वीडियो उनकी डली हुई है, जिन्होंने एथिक्स के की टर्म्स जो है उनमें अंतर बताया है। तो मैंने ऐसे ही ईयरफोन लगा के उनको सुनना प्रारंभ किया। तो जो एग्जाम्पल उन्होंने बताया था कि उन्होंने क्रिकेट वाले एक एग्जाम्पल बताया था बैट्समैन का ईमानदारी के लिए, तो वो मुझे एज इट इज वहां पे याद रह गया। और उस दौरान 3 साल के दौरान में मैंने उन टर्म को कभी ना तो उनको पढ़ा ना विकास सर को वापस सुना, लेकिन वो जो है उनको इतने एक्टिवली सुना था मैंने उस समय कि वो मुझे इंटरव्यू में याद रह गए थे। ठीक है, तो पहली बात ये है कि आपको एक्टिव रहना है। दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, मुझे इस बार के इंटरव्यू में पूछा है कि स्टैचू सर्किल के बारे में बताओ, है ना। तो स्टैचू सर्किल के बारे में अपन कभी नोट्स में नहीं पढ़ते, ना कोई इनको पढ़ाता स्टैचू सर्किल कहाँ पे है, किसकी प्रतिमा है। लेकिन एक मेरा फ्रेंड है, वो घूम के आया, तो उसने एक ऐसे मेरे को बात बोली कि स्टैचू सर्किल की खास बात यह है कि उसका जो राजा है जय सिंह, उसके हाथ में किताब है। ये अन्य राजाओं से अलग है। अन्य राजाओं के हाथ में क्या होता है, किसी की तलवार होगी, किसी के भाला होगा, लेकिन ये स्पेशल है कि उनके हाथ में बुक है जो उनकी दूरदर्शिता को व्यक्त करता है। तो ये बात मेरे को याद रह गई। तो इस क्वेश्चन पे जिन मेंबर ने क्वेश्चन पूछा था, शायद उनको उम्मीद नहीं होगी कि ये इसका आंसर बता देगा, है ना, क्योंकि स्टैचू सर्किल जैसे कितने सर्किल है जयपुर में, क्यों ध्यान रखेंगे अपन उनका। लेकिन उन्होंने गुड बोला कि यार गुड, क्योंकि उनको लगा कि यार मतलब इतनी छोटी वाले ने नोटिस की। लेकिन ये बात नोटिस कैसे हुई, क्योंकि मैंने उस अपने फ्रेंड को ध्यान से सुना। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई मेरे फ्रेंड ने तो हजारों बातें बोली हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी मैं सारी अच्छी बात, लेकिन कोई कोई बात याद रह जाती है। तो अपन को कोशिश करनी है कि अपन को एक्टिव रहना है। ठीक है, जैसे मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ, जैसे मैंने एम्पैथी सिंपैथी का अभी ये वर्ड जो वर्ड बोला, अब आप अगर सिविल सर्वेंट के एस्पिरेंट हो तो आपके मन में जिज्ञासा आनी चाहिए कि इनमें अंतर क्या है। भाई दया और करुणा एक जैसे वर्ड लगते हैं, तो इनमें अंतर क्या, माइनर अंतर क्या है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जाके विकास सर की वीडियो देखें या गूगल पे सर्च करें। ठीक है, जैसे कोई टीचर आपको यहाँ पढ़ाता है, उनके मुंह से कोई टर्म निकली लेकिन हम आपको नहीं आई, आपने सोचा कि अभी क्या पूछें, भीड़ सब देख रही है, अभी नहीं पूछता हूँ। लेकिन अगर आप अच्छे एस्पिरेंट हो, आपके मन में जिज्ञासा है और वास्तव में आप जो है इस एग्जाम में पास होना चाहते हैं, तो आपके अंदर ये नेचुरली आना चाहिए कि घर जाके मैं उस वर्ड को सर्च करूं या क्लास में बैठ के सर्च करूं। ये जिज्ञासा की आपकी प्रवृत्ति को बताता है कि एक एस्पिरेंट को सदैव जिज्ञासु होना चाहिए। कब की नॉलेज कहाँ काम आ जाएगी आपको कुछ नहीं पता। 2 साल पहले पढ़ी हुई नॉलेज आपको एग्जाम में काम आ जाएगी, इंटरव्यू में काम आ जाएगी। एक इसका नेगेटिव एग्जाम्पल ही मैं आपको बता देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है जो हम साथ में पढ़ते थे, तो उसने मेरे को बोला कि एक पवर्ड में एक टर्म आती है ग्रेकुनासा करके, वो आप शायद पढ़ेंगे अभी, कि यार इसको पढ़ लेना। मैंने सोचा कि यार मैथमेटिकल टर्म्स है, ये इंटरव्यू में मेंस में कौन पूछेगा, क्यों पूछेंगे पवर्ड में। लेकिन 2023 के मेंस में वो क्वेश्चन 10 मार्क्स में आ गया और मैं उसको बिल्कुल ब्लैंक छोड़ के आया, है ना। मेरी 2023 वाले जो एग्जाम है उसमें मेरी 815 रैंक थी, उसमें मेरा जो सिलेक्शन है वो 4-5 मार्क्स से रह गया।
उसके क्या दूसरा, उस समय मेरा इंटरव्यू में बहुत कम मार्क्स थे, 29 मार्क्स थे मेरे इंटरव्यू में, मीन्स फिर भी ठीक था। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर मैं ग्रेग पुनासा को पढ़ लेता, उस मेरे फ्रेंड को 6 मार्क्स मिले उसमें, मैं अगर उसके साथ में बैठ के पढ़ लेता, उसको मना नहीं करता कि भाई ठीक है छोड़, तो क्या पता मेरे भी 3-4 नंबर आ जाते, क्या मेरा पिछले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाता, है ना। तो आपको कोई बात जो है उसको हल्के में नहीं लेना है कि चलो छोड़ो जाने दो। अगर किसी ने बोली तो एक बार उसको, आजकल तो एआई की सुविधा है, गूगल की सुविधा है, उसको हल्का सर्च करके दिमाग में रख लो, क्या पता कब कहाँ काम आ जाए। ठीक है, तो 4th बात मैंने बताई, आपको सदैव एक्टिव रहना है। ठीक है, 5वीं बात, आप जहां भी रहते हैं, आप हॉस्टल में रहते हैं, रूम में रहते हैं, कहीं पे भी आप रहते हैं, आप लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं, अपना ग्रुप ऐसा बनाएं जो आपकी पढ़ाई में हेल्प करे। इस पूरी जर्नी में, 4-5 साल की जर्नी में, आपका फ्रेंड सर्किल बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। मतलब जैसे आपको खाना पीना मैटर करता है ना, अब क्या खाते हैं वो मैटर करता है, ऐसे ही दोस्त बहुत मैटर करते हैं। अगर आपने दोस्त ऐसे बना लिए कि चलो आज तो मौसम अच्छा हो रहा है, नाहरगढ़ होके आते हैं, या आज तो चलो जवाहर सर्किल बैठते हैं, तो ये आप ना तो अपने साथ न्याय कर रहे हैं, ना आप उस फ्रेंड के साथ न्याय कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको बिल्कुल नहीं घूमना चाहिए, आपको जाना चाहिए, हम भी गए हैं, है ना, लेकिन लिमिटेड। आपको क्या करना है, लिमिटेड की, चलो महीने में एक बार चले गए, या महीने 2 महीने में एक बार कभी होके आ गए, पढ़ाई मन नहीं लगा तो आपकी जो यहाँ का सर्किल है, चाहे आपका कोचिंग का हो चाहे लाइब्रेरी का हो, सर्किल ऐसा बनाए जो आपकी पढ़ाई में मदद करे। अब उसको आप अच्छा कैसे बनाओगे, जैसे ये 3 भाई बैठे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे दोस्त हैं, अब इनके ग्रुप की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएंगे, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है आपस में क्वेश्चंस पूछो। जैसे ये अभी बैठा है, क्लास में बैठे हैं कि चलो यार सर ने अभी ये बताया कि नाहरगढ़ के बारे में कोई 50 शब्द बोल, या आपने पढ़ा कि एथिक्स की कोई टर्म है दया, इसके बारे में बता क्या है, या आप जैसे ये पढ़ रहे हो पॉलिटी, चलो बता प्रेसिडेंट की कोई 3 शक्तियां बता। ऐसे आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। कब क्वेश्चन कहाँ काम आ जाएगा आपको नहीं पता, आपका रिकॉल हो जाएगा आपको नहीं पता, आपको पता नहीं लगेगा कि मैंने बातों बातों में अपना एक छोटा चैप्टर या एक छोटा सा टॉपिक रिवाइज कर लिया। तो ग्रुप ऐसा बनाए जो आपको पढ़ाई में मदद करे। मैं अपने ग्रुप के बारे में बताऊं, मेरे ग्रुप में जब हमने तैयारी स्टार्ट की थी 2021-22 के आसपास, तो मेरे ग्रुप में लगभग 12-13 लोग थे। इतना शानदार ग्रुप था, पूरा पढ़ाई से जुड़ा हुआ। उस 12-13 में से आज 10 लोग सिलेक्टेड है, 2-3 तो एसडीएम है, उसमें एसडीएम आरपीएस सब हैं। तो ग्रुप ऐसा बनाओ कि आप भी सेलेक्ट हो और आपका दोस्त भी सेलेक्ट हो। ऐसा नहीं कि बस जयपुर आए, कोचिंग में मजे किए, घूमे फिरे और बस अपने अपने रास्ते, ऐसा नहीं बनाना। ग्रुप लॉन्ग टर्म बनाओ, ऐसा बनाओ जो पढ़ाई से जुड़े। अब ये पता कैसे चलेगा कि यार मेरा ग्रुप कैसे अच्छा बनेगा, या कैसे ऐसे लोग मैं चूज करूं जो मेरी पढ़ाई में हेल्प कर सकते हैं। इसका सीधा सा तरीका है, आप उनसे पढ़ाई की बातें करें। अगर वो आपका दोस्त होगा या वो भी पढ़ने वाला होगा तो आपकी पढ़ाई की बातों में वो इंटरेस्ट लेगा। अगर उसका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है या आपके साथ उसकी वाइब मैच नहीं हो रही है तो वो आपसे क्या होगा, पढ़ाई की बात नहीं करेगा, अरे छोड़ कुछ और करते हैं, ये करते हैं। तो ध्यान रखना, आप गांव से, छोटे शहरों से बहुत बड़े सपने लेके आए हैं, अपने पेरेंट्स को आपने एक आस जगा दी अब, है ना। आप कोचिंग में आए मतलब आपके पेरेंट्स को एक आशा है कि भाई एसडीएम आरपीएस या आरएस में सेलेक्ट होगा। उस आशा को तोड़ना नहीं है। उस आशा के लिए आप जो भी काम कर सकते हो, अपने दोस्त बनाओ, ऐसे दोस्त बनाओ जो आपकी पढ़ाई में हेल्प करें, क्योंकि दोस्त अलग टाइप के भी हो सकते हैं, आप सबको भी पता है। ऐसे दोस्त भी हो सकते हैं जो आपकी पढ़ाई में व्यवधान करें, उनसे आपको दूर रहना है। अगर आपको दोस्ती करनी भी है तो उसको पढ़ाई से आउटसाइड रखें। मैं ये नहीं कहता कि उससे दोस्ती तोड़ दें, लेकिन उसको पढ़ाई से आउटसाइड करें। क्वेश्चन, तो आपका ग्रुप बहुत अच्छा होना चाहिए, ग्रुप बहुत सेलेक्टेड आपको बनाने हैं कि 3 लोगों का ग्रुप, 4 लोगों का ग्रुप पढ़ाई की बातें करें। और बातें करने का तरीका मैंने बता दिया, क्वेश्चन पूछो आपस में। अभी अरावली पढ़ाया सर ने, बता अरावली के 3 महत्व बता कोई, है ना, अरावली की 4 चोटियों के नाम बता। ये आपको करना है। इससे क्या होगा, आपको पता नहीं लगेगा, आपका टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। तो आपकी एक सर्किल वाली बात हो गई। कैसा आपको सर्किल बहुत मैटर करता है, मैं बार बार इसको कहता हूं। आप किसी भी सेलेक्टेड से पूछ लेना, ग्रुप स्टडी और आपका फ्रेंड सर्किल बहुत ज्यादा मैटर करता है। ग्रुप स्टडी की बात ऐसी है कि 2023 और 24 के अटेम्प्ट में मैंने मेरी पूरी पढ़ाई ग्रुप स्टडी में की है। मेरा दोस्त एक टॉपिक को बोलता था, मैं उसको सुनता था, फिर मैं उसको बोलता था, वो सुनता था। इससे क्या हुआ, दोनों को बोलने की प्रैक्टिस भी हुई, बिना देखे बोलते थे, इसे देख के नहीं। इससे दोनों को बोलने की प्रैक्टिस भी हुई और याद भी हुआ। ठीक है, एक आपको और छोटा सा तरीका पढ़ने के लिए कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ो घर पे, है ना, आपने मान लो अरावली पढ़ा, ठीक है, अब आपने पढ़ लिया। एक तरीका क्या होता है कि पढ़ा छोड़ दिया, अब उसको देखेंगे 10 बार, 10 दिन बाद देखेंगे उसको, 15 दिन बाद देखेंगे। ये तरीका सबसे गलत है।
देखो दो टाइप के रिवीजन होते हैं, रैपिड रिवीजन और मल्टीपल रिवीजन। मल्टीपल रिवीजन में तो क्या होता है कि आपने किसी एक चीज को आज पढ़ा, 10 दिन बाद पढ़ा, 20 दिन बाद पढ़ा, 1 महीने बाद पढ़ा, इस तरीके को मैं सही नहीं मानता। आपको करना है रैपिड रिवीजन। रैपिड रिवीजन में क्या, जो मैंने किया है ना, ये मेरा व्यक्तिगत व्यू है ना, आपका या किसी और का अलग हो सकता है। रैपिड रिवीजन का मतलब है कि आपने अरावली आज पढ़ा, जैसे फॉर एग्जांपल कोचिंग का एग्जांपल देते हैं, सर ने आपको यहाँ पे अरावली पढ़ाया, आपने ये ध्यान से पढ़ा, घर जाके रेस्ट करके सबसे पहले अरावली को वापस पढ़ना है, ठीक है। फिर आपने शाम को वापस पढ़ाई स्टार्ट की, अरावली को वापस पढ़ना है, रात को सोने से पहले अरावली को वापस देखना है। इसमें क्या होगा, आपने जब पहली बार देखा तो आपको आधा घंटा लगेगा, दूसरी बार देखा तो 20 मिनट लगेंगी, तीसरी बार में 10 मिनट लगेंगी, चौथी बार में 5 मिनट लगेंगी। तो आपको पता ही नहीं है कि आपने छोटा सा डिसिप्लिन बना के एक ही टॉपिक को एक दिन में 4 बार रिवाइज कर लिया, फिर उस टॉपिक को अगले दिन जब क्लास स्टार्ट होगी उससे पहले फिर पढ़ के आओ, 3 दिन बाद फिर पढ़ो। ऐसे आप अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं कि अब 3 दिन बाद पढ़ा, फिर उस टॉपिक को 6 दिन बाद पढ़ो वापस, उसको फिर 10 दिन बाद पढ़ो। तो आप 1 महीने में उसका जब तक 20-25 बार रिवाइज नहीं कर लें, आपको उस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। आप देखते होंगे कि आप एक टॉपिक आपने आज पढ़ा, फिर आपने उसको 20 दिन बाद देखा, लगा कि अननोन टॉपिक है ये, तो ये मैंने कभी पढ़ा भी था क्या। उसका कारण ये होता है क्योंकि उस टॉपिक के पॉइंट्स जो है अपने दिमाग में नहीं बन पाते हैं, क्योंकि जब रिवीजन का टाइम ज्यादा हो जाता है तो पॉइंट्स अपने दिमाग से लूज होते रहते हैं, वो धीरे धीरे गायब होते रहते हैं। तो इस बात को याद रखना, रैपिड रिवीजन करना है, नहीं कि मल्टीपल रिवीजन। मल्टीपल रिवीजन भी बहुत जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी मुझको लगता है रैपिड रिवीजन। तुरंत पढ़ते जाओ, आज पढ़ा, शाम को पढ़ लिया, कल सुबह पढ़ लिया, फिर कल रात को भी पढ़ लिया उस टॉपिक को, ठीक है। इससे एक फायदा होता है जो आपको अभी ना एग्जाम टाइम में देखेगा। एग्जाम टाइम में क्या होता है कि एग्जाम जब बहुत पास होती है तो हम पूरे सिलेबस को रिवाइज नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप सोचो कि आपने किसी टॉपिक को इतनी बार पढ़ लिया रैपिड रिवीजन के माध्यम से, अगर आप एग्जाम टाइम पे उसका बहुत अच्छे से रिवीजन भी नहीं करके जाते हो तो भी आपको उसके पॉइंट्स याद रहेंगे, क्योंकि आपने उसको पहले बहुत बार पढ़ लिया है, ठीक है। जैसे अपन घर में देखते हैं, हम अपन घर में नाम लेते हैं लोगों के, इसका नाम ये है वो है, तो अपन उनको जिंदगी भर भूलते हैं क्या? कभी नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि अपन उनको इतनी बार बोल चुके होते हैं, उसको इतनी बार बोल चुके होते हैं कि वो अपने दिमाग से कभी फेड नहीं होता है। तो रिवीजन का आपको समझ में आ गया, रैपिड रिवीजन करना है। मैंने एग्जाम्पल देके ही बता दिया, टॉपिक आज पढ़ा, घर जाके पढ़ो। आप ये एक्सपीरियंस करके देखना, है ना। अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस करके देखना। आप एक टॉपिक को बार बार रिवाइज करना, है ना। आपको याद रहेगा कि आपने अरावली 20 दिन बाद पढ़ा ना, तो भी आपको एज इट इज याद है, ठीक है। एक दूसरा मेथड पढ़ने का जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपने अरावली पढ़ा, आपने बुक से पढ़ लिया, याद कर लिया, अब आंख बंद करके बैठो और उस अरावली के लाइन टू लाइन रिकॉल करने की कोशिश करो उसको, कि मैंने ये पढ़ा था कि सबसे पहले मैंने इसकी परिभाषा पढ़ी, फिर इसकी उत्पत्ति पढ़ी, है ना, फिर मैंने इसका डिवीजन पढ़ा, फिर मैंने इसकी प्रमुख चोटियां पढ़ी, फिर मैंने इसके प्रमुख पठार पढ़े, फिर इसमें से नदियां पढ़ी, इसके खनिज पढ़े। आप ऐसे रिकॉल करने की कोशिश करो। एक टॉपिक आपने अगर आधे घंटे में पढ़ा तो उसको रिकॉल करने में 5 मिनट चाहिए। आंख बंद करके रिकॉल करो उसको। मैं ऐसे ही करता था, एक टॉपिक पढ़ा, आंख बंद करके उसको रिकॉल किया कि यार मुझे याद है या नहीं है। आप ऊपर खाना खाने जा रहे हो, कहीं बैठ रहे हो, 2 मिनट आपको लग रहा है कि मैं फ्री हूँ, 2 मिनट आंख बंद की, यार मैंने आज सुबह अरावली पढ़ा था, देखता हूँ कि मुझे याद है या नहीं है। अगर आपको याद नहीं है या अगर आप उसको प्रॉपर रिकॉल नहीं कर पा रहे, इसका मतलब क्या है कि आपने उसको ढंग से नहीं पढ़ा। भाई अगर ढंग से पढ़ा होता तो आपको रिकॉल होता। इससे आपकी सेल्फ जो एनालिसिस है वो भी होगा कि यार मैंने पढ़ा लेकिन मुझे याद नहीं है, तो मेरी पढ़ाई का मतलब क्या है। सही बात है ना, कि आपने उसको पढ़ा लेकिन याद ही नहीं है। तो पढ़ो ऐसे कि याद हो, पीछे के लिए मत छोड़ो चीजों को कि देख लेंगे एग्जाम में, ठीक है। और नेक्स्ट बात यह है कि आप जब भी पढ़ो उसका एग्जामिन जरूरी है ना। आपने पढ़ा, आपने 1 महीने कोई क्लास पढ़ी, उसका एग्जामिन जरूरी है कि जो मैंने पढ़ा क्या वो सही में मुझे याद है, या सही में मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है टेस्ट सीरीज। यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलती है या मार्केट में कोई भी टेस्ट सीरीज चलती है, या आजकल तो टेलीग्राम की सुविधा है, जो भी कंटेंट आपको कहीं मिल जाए, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस मिल जाए, उनको सॉल्व करो, है ना। कि यार क्या मैंने जो पढ़ा वो मुझे याद है नहीं। अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई तो आपकी तैयारी का आधा पार्ट अधूरा है, मुझे ऐसा लगता है। बिना टेस्ट सीरीज के, या बिना टेस्ट सीरीज भी मत मानो, अगर आपने उसके पीवाईक्यू या क्वेश्चंस नहीं देखे तो आपकी तैयारी अभी अधूरी है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, चाहे आप टेस्ट सीरीज से लगाओ, चाहे गूगल से लगाओ, या कोई बुक लेके आ जाओ जिसमें पीवाईक्यू हो। आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, तभी आपके टॉपिक वो वेरीफाई होगा कि मैंने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज वाली बात हो गई।
अगली बात यह है कि भाई आप जब भी पढ़ो तो सदैव पढ़ने से पहले आपको भगवान को याद करना है और पढ़ने के बाद भी करना है, क्योंकि 5-6 साल की जो जर्नी होती है ना, केवल पढ़ाई वाली जर्नी नहीं है। आपका प्री हुआ, फिर आपको मेंस का स्ट्रेस, मेंस हुआ इंटरव्यू का स्ट्रेस, प्री नहीं हुआ उसका स्ट्रेस, मेंस नहीं हुआ उसका स्ट्रेस। मतलब आप अब ये मान के चलो कि आपने अपने ऊपर स्ट्रेस को बुला लिया है ना। आप पढ़ोगे मेरा फ्रेंड टेस्ट सीरीज में मुझसे आगे निकल गया, या उसके मार्क्स ज़्यादा आ गए, या मेरा प्री नहीं हुआ, या उसका हो गया। स्ट्रेस आपको आना है। स्ट्रेस से बचने का सबसे बड़ी तरीका है आपके भगवान को याद करो, आपके पेरेंट्स को याद करो, है ना। आपको मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली आपको ईश्वर, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत ज़्यादा कर्मकांड या पूजा पाठ करो, लेकिन आपको मन में स्मरण करना है भगवान का। ये आपको इनडायरेक्ट एक पावर देते हैं कि भाई भगवान मैं मेहनत कर रहा हूँ, बस मुझे मेहनत करने की क्षमता देना। मंदिर में जाके ये नहीं मांगना कि भगवान मेरा सिलेक्शन करा दो, मंदिर में जाके ये मांगना है कि भगवान मुझे मेहनत करने की क्षमता देना। तो आपको क्षमता मिलेगी, इससे आप मोटिवेट होंगे कि मैं तो अभी भगवान से जाके मेहनत करने की क्षमता मांग के आया हूँ, मेरी अटूट श्रद्धा है, मुझे अब क्षमता आ गई है, मेरे में पावर आ गई है ना। जैसे आपने एग्जाम्पल सुना होगा हनुमान जी का। हनुमान जी को अपनी पावर का एहसास ही नहीं था कि यार मैं इस समुद्र को लांघ सकता हूँ या नहीं। जब जामवंत जी ने उनको उनकी शक्तियों का एहसास कराया कि यार आप ये कर सकते हो, उनको उनकी शक्तियों के बारे में बताया कि आपने तो पहले सूर्य को निगल रखा है, ये समुद्र तो छोटा सा है, तो उनमें क्या हुआ, एक पावर आई, एक शक्ति उन्होंने महसूस की और उन्होंने उस काम को किया। तो सबसे मेन बात यह है कि आप चाहे आपको शक्ति कहीं से आए, आपको किसी सेलेक्टेड से सुन के आए, आपके पेरेंट्स से बात करके आए, भगवान को याद करके आए, उस शक्ति को डेली लेना है। जैसे मेरा एक नियम है कि मैं जब से जयपुर आया हूँ तब से मैं अपनी मम्मी से डेली बात करता हूँ, 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे डेली बात करता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है। मैं जब भी बात करता हूँ तो मेरे मन में ये मन में रहता है कि बस मम्मी को करके दिखाना है। तो ये क्या सोर्स ऑफ एनर्जी है। ऐसे ही आप भगवान के पास जाओ, या अपने गुरु जो भी आपके अच्छे टीचर हैं या आपके अच्छे फ्रेंड हैं उनके पास जाओ, उनसे बात करो, आपको सोर्स ऑफ एनर्जी मिलेगी कि यार तुझे करना है, मुझे करना है ना। ये बात आपको याद रखनी है। हनुमान जी का एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि हनुमान जी जब थे तो उनमें शक्ति नहीं थी कि मैं समुद्र को पार कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, तो उन्होंने समुद्र पार किया। फिर कोई बीच में राक्षस आए, उनके लिए उन्होंने अपना रूप को बड़ा भी किया, छोटा भी किया, है ना। आपने रामायण देखी होगी। जब वो सीता माँ के पास पहुंचे तो उन्होंने वो वन था उसमें जाके अपने आकार को बहुत छोटा कर लिया। इससे आपको क्या समझ मिलती है? इससे ये सीख मिलती है कि जैसे आपकी परिस्थिति चेंज हो, उस परिस्थिति के अनुसार आपको भी बदलना है ना। आप अगर सेम परिस्थिति के लिए सेम रूप से उनके समक्ष जाएंगे तो क्या होगा, आप उसमें सूट नहीं बैठेंगे। अगर वो उस राक्षसी के मुंह में प्रवेश करके वापस नहीं आते तो क्या आगे मार्ग में जा पाते? वो कैसे गए? उसने एक परिस्थिति देखी भगवान ने कि सामने राक्षसी है ना। अगर मैं बड़ा रूप धारण करके जाऊंगा तो ये मेरे को जाने नहीं देगी, तो मुझे छोटा रूप धारण करना चाहिए, इसके मुंह से प्रवेश करके वापस आऊं ताकि इसकी भूख शांत हो जाए, मेरा भी काम हो जाए। कहने का मतलब यह है कि आपको परिस्थितियों के अनुसार ढलना है। ऐसा नहीं कि भाई आपके समझ कुछ परिस्थिति है नहीं, मैं तो ऐसा ही करूंगा। जैसे आपको लगा, अब मैं इसको पढ़ाई से जोड़ता हूँ, जैसे आपको लगा कि मैंने कोई सब्जेक्ट स्टार्ट की, अब आपको लगा कि यार इस सब्जेक्ट में मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो आपके सामने एक परिस्थिति आई कि उस सब्जेक्ट को मैं बार बार पढ़ने की बजाय, मतलब बिना इंटरेस्ट के पढ़ने की बजाय मैं सब्जेक्ट चेंज कर लूँ, है ना। आपको लगा कि भाई मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ, मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन आपने अपना टाइम शेड्यूल किसी दूसरे सब्जेक्ट को दे रखा है। जैसे मन कर लेते ना कि मैं 1 घंटे हिस्ट्री पढ़ूंगा, फिर आपको इंटरेस्ट आ गया हिस्ट्री पढ़ने में, फिर आपको लगा कि 1 घंटे बाद मुझे ज्योग्राफी पढ़नी है, नहीं, फिर आप हिस्ट्री को एक्सटेंड कर सकते हो। ये परिस्थिति के अनुसार ढलना है कि यार मेरे समक्ष जो परिस्थिति आई उसके अनुसार मेरे को ढलना है। अगर आप नहीं ढले तो आपके समक्ष ये समस्या आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम के 15 दिन बचे हैं, आपको तो आदत है 8 घंटे नींद लेने की, तो आपके सामने परिस्थिति आई कि अब आपको पढ़ना है, तो आपको क्या करना है, अपने स्लीपिंग टाइम को कम करना है, फिर परिस्थिति के अनुसार चेंज होना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, सदैव जो है परिस्थिति के अनुसार हम उनको ढलना है। अगर हम जड़ रहेंगे, स्थिर रहेंगे कि मुझे तो नहीं बदलना है, मुझे नहीं करना, तो आपके लिए वो नुकसानदायक रहेगा। ठीक है। फिर एक बात आपको याद रखनी है कि आपने अजीत डोभाल जी का नाम सुना होगा ना। अजीत डोभाल जी की एक बहुत अच्छी लाइन है कि डिसीजन जो आप लेते हैं, आपके सामने बहुत सारे दिक्कतें आती हैं कि मैं इस कोचिंग में जाऊं, इस कोचिंग का टेस्ट सीरीज लूं, इस कोचिंग के नोट्स पढूं, या ये मेरे सरेन से पढूं या दूसरे से पढूं, क्या करूं।
तो आपको ध्यान रखना, उनकी एक बहुत अच्छी लाइन है जो मुझे सदैव मोटिवेट करती है कि डिसीजंस जो होते हैं वो कभी गलत या अच्छे नहीं होते। उस डिसीजन को या उस निर्णय को प्राप्त करने के लिए आपकी जो प्लानिंग होती है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। डिसीजन कभी अच्छा गलत नहीं होता। डिसीजन लेने से पहले हमको नहीं पता होता कि ये मेरा काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा। उन्होंने जब वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक कराई तो उनको पता था कि ये हमारी सर्जिकल स्ट्राइक जो बिल्कुल सफल हो जाएगी क्या, नहीं पता था। लेकिन उस डिसीजन लेने के बाद कि हमको सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, उसके बाद जो उन्होंने प्लानिंग की, जो स्ट्रेटेजी बनाई, जो उन्होंने काम किया, वो सबसे महत्वपूर्ण था। तो ऐसे ही जब आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि मुझे आरएएस एग्जाम देना है, अब ये मैटर नहीं करता कि मेरा डिसीजन सही है या गलत है। अब मैटर ये करता है कि आपकी प्लानिंग क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आप कितनी मेहनत कर पाते हो, कितनी मेहनत नहीं कर पाते। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही था। अब आप जो है अपने क्वेश्चंस पूछें। आपकी 2026 का भी प्रीलिम्स का एग्जाम आ रहा है, उसको कैसे चेंज करना है, साथ में मेंस का पढ़ें या नहीं पढ़ें, तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप पूछें। हाँ। है किसी का क्वेश्चन? तो देखो 2026 का भी जो प्रीलिम्स आ रहा है उसमें एक डाउट सबका कॉमन होगा कि अभी मैं मेंस पढ़ूं या प्रीलिम्स पढ़ूं, क्योंकि कितने अभी से 5 महीने हैं कि मैं मेंस पढ़ूं या प्रीलिम्स पढ़ूं। तो देखो, जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, मतलब जिन्होंने कभी इस एग्जाम को चेंज नहीं किया है, इसके ज़्यादा कंटेंट नहीं पढ़े हैं, तो आपको क्या काम करना है कि अभी जून जुलाई आप थोड़ा थोड़ा मेंस की सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। जैसे आपने पवेड़ पढ़ा है ना, या एथिक्स पढ़ा जो केवल मेंस में है, ठीक है, उसके बाद आप साथ में प्रीलिम्स की सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है कि जिन्होंने अटेम्प्ट दे लिया है, या जो क्या कहते हैं सीनियर हैं, जिनकी तैयारी को 6 7 8 महीने हो गए हैं, वो अभी मेंस की सब्जेक्ट पे फोकस करें, क्योंकि अल्टीमेटली आपको रैंक कौन दिलाएगा? मेंस। प्रीलिम्स के मार्क्स तो काउंट होते नहीं है, तो अल्टीमेटली आपको रैंक कौन दिलाएगा? मेंस। तो मेंस को ऐसा करना है कि आपको इंटरव्यू के भरोसे नहीं रहना। आप ये मान के चलो कि इंटरव्यू में मेरे नंबर 0 आएंगे, मेंस उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। तो मेंस के लिए जो अभी एक्सपीरियंस है मैं उनके लिए बता रहा हूँ, अभी आप 1 2 महीने उन सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं जो आपके ओनली मेंस में है, ताकि आपकी आंसर राइटिंग भी हो जाए, मेंस की सब्जेक्ट भी आपकी क्लियर हो जाए। फिर लास्ट के जो 2 3 महीने हैं, जैसे आपका सितंबर अक्टूबर और नवंबर, इन महीनों में आप पूरी तरह फोकस रहें अपने प्रीलिम्स पर, क्योंकि आपको पता ही कितना टफ कंपटीशन होता है आरएस में। अभी दो दो बार से जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके कारण तो बहुत ज़्यादा रेंडमनेस आ गई है पेपर में, वो कभी भी कुछ भी पूछ लेते हैं, आपको पता नहीं होता। तो उसके लिए सबसे मेन बात यह है कि आपको प्रीलिम्स पे भी फोकस करना है। ऐसा नहीं कि आप मेंस ही मेंस पढ़ते रहें, प्रीलिम्स आपका रह जाए। बहुत टफ कंपटीशन है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस तैयारी में आए हैं, बहुत ही टफ कंपटीशन है। ऐसे लोग बैठे हैं जो 2 बार 3 बार इस एग्जाम को फाइट कर चुके हैं, उनसे आपका कंपटीशन है ना। तो आपको ये नहीं सोचना है कि भाई मैं तो बस तैयारी कर रहा हूँ और हो जाएगा सिलेक्शन। बहुत टफ कंपटीशन है, और उसके लिए आपको ऐसे लोगों से फाइट करनी पड़ेगी जो 2 बार 3 बार सेलेक्टेड हैं, या जिनका सिलेबस हो गया, या जिन्होंने कई टेस्ट सीरीज लगा ली है ना। तो आपको उनसे कंपटीशन करना है, लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सेलेक्ट होते हैं, है ना, आपने देखे होंगे जो बहुत, तो उनकी स्ट्रेटेजी उनकी प्लानिंग बहुत अलग होती है ना। तो आपको क्या करना है, डरना बिल्कुल नहीं है अपनी प्रीलिम्स के लिए, और साथ में ये सोच के तैयारी करनी है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत से डर गए तो इस एग्जाम में कोई औचित्य नहीं है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं ये भी नहीं कहता कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाएगा, मैं नहीं कहता बिल्कुल, या मैं ये भी नहीं कहता कि आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। अगर आप तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। इस एग्जाम के लिए सरकार ने या आरपीएससी ने जो योग्यता तय की है, जैसे 21 साल की आयु या ग्रेजुएशन, उसके अलावा इस एग्जाम को फाइट करने के लिए कोई योग्यता नहीं है, सब कर सकते हैं। जब एक 10th 12th ग्रेजुएशन में फेल, सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ, गांव से पढ़ा हुआ, या जॉब में करते हुए कोई व्यक्ति इस एग्जाम को फाइट कर सकता है, सेलेक्ट हो सकता है, तो आप तो बिल्कुल फ्रेश पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल आपका तो काम ही पढ़ाई करना है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो आपको इसके लिए सदैव मोटिवेट रहना है, अपनी तैयारी को ऐसा रखना है कि भाई मेरी एग्जाम कल ही ले ले, भले मैं तो जो पढ़ा है उसके लिए 100% तैयार हूँ। तो आपको ऐसे पढ़ना है, ठीक है। मेरी तरफ से इतना ही था बस, और अगर आपके कोई डाउट हो तो आप, धन्यवाद।
देखो जो प्री और मेंस की जो सब्जेक्ट्स हैं, आप इनमें ये पहले अंतर करो कि ऐसी सब्जेक्ट कौन सी है जो केवल प्री में है और ऐसी सब्जेक्ट कौन सी है जो केवल मेंस में है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अपनी छोटी सब्जेक्ट्स हैं, लॉ, बिहेवियर, मैनेजमेंट, है ना, ये सब्जेक्ट ओनली मेंस में है, एथिक्स, पवेट। तो जब आप मेंस का पढ़ें तो साथ में क्या कर, जैसे अभी आपके पास टाइम है 2-2.5 महीने का, तो आप अभी केवल मेंस की सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं 2 महीने के लिए। जैसे आपने एथिक्स उठा ली, पवेट उठा ली, या छोटी सब्जेक्ट आपने कर ली। लेकिन जब 3 महीने या 4 महीने का जो टाइम रहता है जिसमें प्रीलिम्स बहुत पास है, उसमें आपको क्या करना है, प्रीलिम्स पे ही फोकस करना है। या आप एक दिन में टाइम को डिवाइड कर सकते हैं कि मैं 4 घंटे मेंस का पढ़ूंगा या 3 घंटे मेंस का पढ़ूंगी और उसके बाद मुझको प्रीलिम्स का पढ़ना है। तो ये आपको ऐसे सेग्रीगेट करके चलना पड़ेगा उसको। देखो सोर्सेज का ऐसा है कि मतलब मुझे तो 5-6 साल हो गए थे, तो मेरा तो कोई फिक्स सोर्स था नहीं। मैंने मार्केट से खूब सारे सोर्स लिए, है ना, खूब सारे कोचिंग्स के नोट्स उठाए, उनको मैंने पढ़ा। देखो एक पढ़ने का एक तरीका भी ये होता है कि आपने किसी एक, जैसे आपने जहाँ से आपने कोचिंग की है, जहाँ से आपने आपके मूल नोट्स बनाए, उनको पढ़ने के बाद अब आपको डाउट रहता है कि यार ये नोट्स मेरे पर्याप्त हैं या नहीं है। रहता है ना डाउट कि सर ने ये पढ़ा दिया, उस कोचिंग में तो एक्स्ट्रा भी लिखा हुआ है। तो देखो सबसे पहली बात तो है कि जो भी आपके नोट्स हैं उन पर आपको पूर्ण श्रद्धा रखनी है, लेकिन साथ में हमें तो अपना भला करना है। कोचिंग से क्या मतलब हमको, आपको क्या करना है, जो कोचिंग जो है कोई भी हो मार्केट में XYZ, उस टॉपिक को अपने नोट से मैच करें कि अरावली में मेरी कोचिंग में इतना लिखा हुआ है, लेकिन उस दूसरी कोचिंग के नोट्स में ये कंटेंट भी लिखा हुआ है। उसको आप फोन में फोटो लेके अपने पास रख लें, या उसको अपने जो आपके नोट्स है उसमें एक्स्ट्रा कहीं लिख लें। एक तरीका तो ये होता है कोचिंग को नोट्स को मैच करने का कि आप आपके फ्रेंड के या मार्केट से परचेज करके उनको मैच कर लो कि मेरे में इतना अंतर था, उसमें एक्स्ट्रा था, एक्स्ट्रा को लिख लिया। दूसरा एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि मेंस की आपकी या प्री की टेस्ट सीरीज होती है, तो साथ में एक्सप्लेनेशन आता है। कोई भी कोचिंग का उठा लो, तो अब जिस कोचिंग का एक्सप्लेनेशन जिस कोचिंग के आप टेस्ट दे रहे हैं उसको तो आपको ढंग से पढ़ना है, लेकिन साथ में आपको क्या करना है, दूसरी कोचिंग के टेस्ट को लेके आना है। टेस्ट लगाओ मत चाहे भले ही, लेकिन उसकी आंसर की जो आती है, एक्सप्लेनेशन जो आती है, उसको पढ़ो और आपके नोट्स में जो कम है उसको वहां से ऐड कर लो। जैसे आपने किसी कोचिंग का टेस्ट दिया, उसमें अरावली से संबंधित एक ऐसा क्वेश्चन था जो आपके नोट्स में नहीं है, लेकिन आपको लगेगा कि मेरे नोट्स तो अपर्याप्त हैं इसके लिए। भाई अपर्याप्त नहीं है, लेकिन फैक्ट बहुत सारे होते हैं। तो आपको क्या करना है, उस कोचिंग के जो फैक्ट आंसर की में जो दे रखे हैं, आप अपने उनके नोट्स में लिख लो और उनको एड ऑन कर लो, है ना। तो इससे क्या होगा, आपके नोट्स भी ऐसे हो जाएंगे कि भाई मेरे एक कोचिंग के नोट्स नहीं है, दूसरे कोचिंग के नोट्स भी हैं। देखो ऑथेंटिक बुक की बात ऐसी है, ऑथेंटिक बुक पढ़नी चाहिए, लेकिन उसके लिए परिस्थिति मैटर करती है। देखो आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप ऑथेंटिक बुक को पढ़ने में जितना समय लगाएंगे उतना समय आपके लिए वर्थ नहीं होता। आपको अरावली को पढ़ने के लिए आपको अगर किसी बुक के 10 पेज पढ़ने पड़ रहे हैं तो वो इतना वर्थ इट नहीं है, क्योंकि लगभग कोचिंग ने क्या किया, उसको समराइज करके आपके नोट्स में डाल दिया। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ आपको NCERT की जो बुक है वो तो रेफर करनी चाहिए, है ना। जैसे साइंस में ऐसा देखा जाता है, साइंस में और पवेड में NCERT और RBSC से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। जैसे ग्रेकुनासा वाला जो क्वेश्चन था जो मेरा नहीं हुआ था, वो RBSC की बुक में दे रखा था, लेकिन मैंने उसको नहीं पढ़ा तो मुझसे गलती हो गई, हालांकि वो कोचिंग के नोट्स में भी था। तो ऑथेंटिक बुक का ऐसा है कि मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं भागना चाहिए, क्योंकि कोचिंग वालों ने जब मेहनत करके आपको समराइज करके उसको दे दिया है, तो आप एक टॉपिक के लिए या एक के लिए क्यों उसको बहुत ज्यादा पढ़ें। अगर आपको लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप 2 कोचिंग के नोट्स आपस में उनको मिला लेंगे तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा नीड पड़ती है फिर उनकी ज्यादा। फिर साथ में टेस्ट सीरीज के देखो, टेस्ट सीरीज में कुछ एक्स्ट्रा मिला उसको ऐड कर लो। तो जब आपने 3 सोर्स से 3 कोचिंग से नोट्स बना लिया तो वो NCERT में मुझे नहीं लगता कुछ बचा होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि ऐसा कोई क्वेश्चन जो मार्केट में उसको और लोग पढ़ रहे हैं, या ऐसा कोई टॉपिक जो मार्केट में और लोगों ने उसको पढ़ लिया है और स्टूडेंट ने पढ़ लिया है, वो आपका अगर मिस हो गया तो आपको सीधा सीधा नुकसान है। जैसे ग्रेकुनासा का जो एग्जाम्पल है वो लगभग सबने पढ़ा हुआ था, मैंने नहीं पढ़ा, तो मुझे सीधा 5-6 नंबर का नुकसान हो गया। अगर वो क्वेश्चन ऐसा होता कि मार्केट में किसी ने नहीं पढ़ा तो नुकसान सबका होता। तो आपको क्या करना है, किसी एक सोर्स पर रिलाई रहने की बजाय आपको मल्टीपल सोर्स देखने हैं, है ना। मैं ये नहीं कहता कि आप इसी कोचिंग के नोट्स पढ़ो, आपको मार्केट में जो कोचिंग आपको अच्छी लगती है कि इसके नोट्स अच्छे हैं, आपके नोट्स वो नोट्स आपके फ्रेंड के पास हो, कहीं पे भी हो, आप अपने टॉपिक्स को उनसे मैच जरूर करें, क्योंकि हमें तो अपना भला देखना है कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। तो आपको
कोचिंग के नोट्स में आपस में मैच करने चाहिए। टेस्ट सीरीज में कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट जो है उसको आपको मतलब एड ऑन करना चाहिए। मेरी तो ये स्ट्रेटेजी रहती थी। मैंने ऑथेंटिक बुक कम पढ़ी है ना, मैं ये बिल्कुल खुला बोलता हूँ कि मैंने ऑथेंटिक बुक ज़्यादा नहीं पढ़ी है। जैसे मैंने पवेड की पढ़ी थी, लेकिन ग्रेग कुनासा मिस रह गया उसमें, तो मेरे पढ़ने का क्या मतलब हुआ, है ना। ऐसे मैंने राजस्थान हिस्ट्री में जो 9th 10th में जो राजस्थान अध्ययन की बुक आती है वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी थी, है ना। मैंने और भी ऑथर्स जो हैं, जैसे एक CV यादव की बुक आती है पवेड की, वो मैंने पढ़ी है ना। एथिक्स में एक सर है, उनकी बहुत अच्छी बुक आती है, पढ़ी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी बुक्स पढ़नी चाहिए, आप पढ़ भी नहीं सकते भाई। देखो बहुत NCERT है, RBSC है, इग्नू है, NIOS है, VMOU है, RU, आप कितने नोट्स पढ़ोगे, है ना, आप नहीं पढ़ सकते। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि NCERT को आप रेफर कर सकते हो टॉपिक वाइज। जैसे मानसून का टॉपिक है, फॉर एग्जांपल मानसून का टॉपिक 11th क्लास की जो NCERT है उसमें बहुत अच्छा दे रखा है, आपको पढ़ना चाहिए वहां से, है ना। तो ऐसे आपको, ऐसा नहीं कि आपने बुक उठाई NCERT के पढ़ने लग गए, टॉपिक वाइज पढ़ो, अपने कोचिंग के नोट से मैच करो कि यार बहुत एक्स्ट्रा दे रखा है बुक में, तो उसको आपको पढ़ना चाहिए। आपको लगे कि इस बुक में भी इतना ही है, कोचिंग के नोट्स में भी इतना ही है, ओवरव्यू कर लो पहले, तो फिर आपको बहुत ज्यादा रेफर नहीं करनी चाहिए ऑथेंटिक। देखो एक किसी का क्वेश्चन आया है, करंट अफेयर्स का कितना रोल है और कैसे याद करें। देखो करंट अफेयर का रोल प्रीलिम्स और मेंस दोनों में बहुत ज्यादा है ना। आपने जब PYQ आप देखेंगे, आपको देखने चाहिए PYQ, आप देखोगे करंट अफेयर का बहुत ज्यादा रोल है। जैसे कि 2023 के मेंस में क्वेश्चन आया था, कांस फिल्म फेस्टिवल के बारे में उन्होंने पूछ लिया था, तो ये न्यूज़पेपर में काफी दिन चला, लेकिन इसको किसी भी कोचिंग वाले ने अपने उसमें शामिल नहीं किया। तो एक पॉइंटर मैं बताना भूल गया, न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। जैसे कांस फिल्म फेस्टिवल आया, वो किसी भी कोचिंग के नोट्स में नहीं था, कहीं भी नहीं था, लेकिन अखबार में वो डेली चलता था, है ना। तो बहुत ज्यादा रोल है करंट अफेयर का। करंट अफेयर आपको रेगुलर पढ़ना है। जैसे ये कई लोग सोचते हैं कि एग्जाम के टाइम पे 15 दिन में पढ़ लेंगे, उससे क्या होगा, पढ़ तो लेंगे लेकिन आप उसको कहाँ यूटिलाइज करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, वो नहीं सीख पाएंगे। करंट अफेयर को डेली पढ़ते रहें। जैसे एक मैं कुछ साइट बताता हूँ आपको करंट अफेयर पढ़ने की। आजकल सबके पास फोन है, टैब है। एक PIB की साइट है ना। आप रास्ते में जाते, बैठते, खाते, लेटते, आप क्या करो, उनके जो आर्टिकल्स आते हैं उनको देखो। जैसे कभी परमाणु ऊर्जा पे कोई आर्टिकल आया, सोलर ऊर्जा पे कोई आर्टिकल आया, तो उनको आप देखो, है ना। आपको याद मत करो उनको, लेकिन आप उनको देखो, आपके दिमाग में वो चीज रह जाएंगी, ठीक है। याद करने का तरीका, जो दूसरा क्वेश्चन है याद करने का तरीका, तो देखो दो टाइप के हैं। मेंस में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको याद करने के साथ में उनकी समझ भी विकसित करनी है, तो आप उसको क्या करो, याद करो, साथ में उसको रिकॉल करते रहें बार बार में। लेकिन प्रीलिम्स में अलग होता है। प्रीलिम्स का करंट अफेयर कैसा होता है कि आपने पढ़ा, एग्जाम बाद भूल जाओ उसको, है ना। जैसे किसी खिलाड़ी का नाम है, किसी कोई फेस्टिवल कहाँ पर हुआ है, या कोई कॉन्फ्रेंस हुआ है वो कहाँ पे हुआ है। तो जब प्रीलिम्स का करंट अफेयर पढ़ें, जो मैं याद करता था, मैं ऐसे याद करता था प्रीलिम्स के लिए, याद करो और भूलो टेक्निक, कि मुझे इतना याद करना है कि बस वो प्रीलिम्स तक याद रहे, उसके बाद मैं भूल जाऊं। तो उसके लिए सबसे बड़ी तरीका है, आप याद करते समय अपने दिमाग में कोई छोटी मोटी ट्रिक बना लें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कोई संस्था है, उसके अध्यक्ष की अपॉइंटमेंट हुआ, है ना, तो उस अध्यक्ष के अपॉइंटमेंट को उस संस्था के नाम से कुछ याद कर लें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, जैसे कि कैग कोई अपॉइंट हुए हैं, उस कैग का नाम आपको याद नहीं हो रहा है, तो उस कैग के नाम को कैग के वर्ड से, या अपने कोई दोस्त, अपने परिवार में कोई साथी आपका, कोई रिश्तेदार, उसके नाम से कर ले। जैसे कि रमेश जी कोई मान ले कैग बने, है ना, तो आपके परिवार में कोई रमेश जी होंगे कि यार वो अंकल जी कैग बन गए, है ना, ऐसे उसको लिंक कर लो। जैसे कोई खिलाड़ी है, जैसे कि मुझे अभी भी याद है, एक मैंने ट्रिक याद की थी, एक खिलाड़ी है, मोहिनी करके उनका नाम है ना, उनका मोहिनी करके कुछ नाम है, और वो किसी के स्पोर्ट्स, मुझे अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, 1-1.5 साल पहले की बात है। तो वो बैडमिंटन की खिलाड़ी थी, है ना। तो मैंने उसको ऐसे याद किया कि इसने बैडमिंटन को मोह लिया, है ना। तो ऐसे आप जब उसको याद, आपने क्या ट्रिक कर ली, उसकी एक उसका निमोनिक्स बना लिया, तो क्या होगा, आपको याद रहेगी। लेकिन आपको इसको लाइफ टाइम तो याद रखना नहीं है, केवल प्रीलिम्स एग्जाम तक याद रखना है। तो ऐसे आप ट्रिक बनाएं। इस ट्रिक में आप क्या करो, जैसे कि आपके दोस्तों के नाम, परिवार के नाम, है ना, या आपके कोई भी, कैसे भी लिंक कर लो उसको, है ना। ऐसे आप इनको याद कर सकते हैं। मैं तो ऐसे याद करता करंट अफेयर को, क्योंकि
ज़्यादा याद करके क्या करना है, एग्जाम के बाद भूलना है, तो बस उसकी ट्रिक बनाओ, एग्जाम में ऑप्शन देख के याद जरूर आ जाएगा आपको। जैसे आपने मोहिनी की ट्रिक बनाई कि बैडमिंटन से है, आपको याद नहीं रहा, लेकिन ऑप्शन में जब आप बैडमिंटन देखेगा आपको तो आपको याद हो जाएगा वो, है ना, मतलब आपको क्लिक कर जाएगा वो। तो ऐसे छोटे छोटे आपको ट्रिक बनाने हैं, तो ऐसे आप करंट अफेयर याद कर सकते हैं। मेंस में आंसर राइटिंग रोज करना जरूरी है क्या? देखो मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग रोज करनी चाहिए, चाहे आप डेली 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन लिखें, 2 क्वेश्चन लिखें, 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन लिखें, 2 क्वेश्चन लिखें, लेकिन आपको लिखना जरूरी है। आप एक साथ बाद में टेस्ट सीरीज लें, इससे बढ़िया ये है कि आप डेली एक एक 2 क्वेश्चन लिखते रहें। उससे क्या होगा, आपने जो पढ़ा है वो रिवीजन होता रहेगा। जैसे आपने फॉर एग्जांपल अभी मानसून पढ़ा, फिर मानसून का आपने कोई क्वेश्चन लिख लिया, आपने खुद से मन से बना लिया कि मानसून के भारत में प्रवेश की स्थितियां बताइए और उसकी इंपॉर्टेंस बताइए, खुद से मन बना लिया, फिर उसको लिख लिया, तो आपका क्या होगा, मानसून वाला टॉपिक रिवाइज हो जाएगा और आपकी आंसर राइटिंग भी हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि आंसर राइटिंग रोज करनी चाहिए, चाहे आप 1 पेज लिखो, 2 पेज लिखो, लेकिन लिखनी जरूर है आपको। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, ये मुझसे अटैच है, प्रीलिम्स में मैथ के क्वेश्चंस छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए? देखो मेरा व्यक्तिगत ये है कि मैं प्रीलिम्स के लिए मैथ पढ़ के नहीं जाता, है ना, मुझे मैथ आती है, लेकिन मेरा जीएस ठीक था तो मैं मैथ छोड़ के जाता हूँ ना। मैंने अभी तक 3 प्रीलिम्स दिए हैं, तीनों में मैथ छोड़ी है ना। रीजनिंग में सारी करता था, मैथ मैंने छोड़ी, लेकिन मैं आपको ये सलाह बिल्कुल नहीं देता कि आपको मैथ छोड़नी चाहिए। अगर आपकी मैथ कमजोर है तो आप उसको स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि जीएस के पेपर में इतनी रैंडमनेस आती है कि वो करंट अफेयर का ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको बिल्कुल उसके 4 ऑप्शन पता ही नहीं है ना। साइंस टेक का ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको पता ही नहीं है कि कहाँ से आया है। ऐसे में मैथ्स काम आती है भाई। वो जैसे परसेंटेज का कोई क्वेश्चन आया, उसमें कितना डीप बना लेंगे, एसएससी लेवल का तो बनाते नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल आता है। तो मैथ्स आपको करनी चाहिए, मैं ये बिल्कुल रेफर नहीं करता कि आपको मैथ्स नहीं पढ़नी चाहिए। अगर आपकी मैथ्स कमजोर है तो आप अलग से क्लासेस लो, किसी से गाइडेंस लो, मैथ्स बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में ऐसा होता है कि आप 20 की 20 क्वेश्चन सही कर सकते हो, लेकिन जीएस में नहीं कर सकते, आप कितने ही टैलेंट हो चाहे। लेकिन मैथ रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से क्लास आप इसके लिए ले सकते हो। कौन कौन से विषय हैं जो स्कोरिंग है? देखो जनरली मैं पहले मेंस का बताता हूँ, पेपर 2 जो है एथिक्स, साइंस और ज्योग्राफी, ये स्कोरिंग है। जनरली ऐसा देखा जाता है कि पेपर 2 में मार्क्स अच्छे आते हैं, और पेपर 4 है ना, हिंदी में आपने देखा होगा कि लोगों के बहुत एक्सेप्शनल मार्क्स आते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। पेपर 4 एक ऐसा एक पेपर है जो आपको सिलेक्शन से रोक भी सकता है और सिलेक्शन दिला भी सकता है। उसमें रेंज बहुत ज्यादा है, 60 से लेके और 100 तक की रेंज है उसमें, है ना। तो आपको पहले पेपर 4 हिंदी इंग्लिश बहुत अच्छा करना है। हिंदी में अभी ग्रामर कम हो गई आपको पता है, तो ग्रामर को थोड़ा सा वेटेज कम दो, लेकिन कंपोजिशन का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, तो डेली कंपोजिशन पढ़ना है। देखो आपको एक चीज और बताता हूँ, आप जो अपने पत्र परिपत्र जो आते हैं एग्जाम में, ये अखबार में आते हैं डेली। जैसे कि राजस्थान पुलिस का कोई परिपत्र आया है ना, या फिर हाउसिंग बोर्ड है उसने कोई विज्ञप्ति निकाली, तो वो अखबार में आते हैं सारे। उन अखबार में उनकी लैंग्वेज जो है आप उसको नोट कर लें कि उन्होंने क्या लैंग्वेज वहां पे लिखी है, क्योंकि वो सरकारी लैंग्वेज है जो खुद सरकार ने उसको जारी किया है। उस लैंग्वेज को आप लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जैसे एक विज्ञप्ति में जनरली एक यूआईबी नंबर होता है, यूबीआई कुछ ऐसा नंबर होता है, यूनिक बिड नंबर कुछ ऐसा होता है, यूबीएन। वो आप अगर अपने विज्ञप्ति में लिखेंगे तो उसको लगेगा कि इसने ऑथेंटिक या जो सरकार विज्ञप्ति जारी करती है उसको पढ़ा है ना। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है आप अखबार पढ़ें। अखबार में सरकार के पत्र परिपत्र आदेश विज्ञप्ति सब कुछ आती है, वहां से लैंग्वेज आप अपने उसमें नोट कर लें कि विज्ञप्ति आई तो मेरे को ये लैंग्वेज लिखनी ही है, पत्र आया तो मेरे को ये लैंग्वेज लिखनी है। ठीक है, हिंदी में तो ऐसा है। इंग्लिश में क्या करना है, आपको बस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, खुद बिना देखे, है ना, उनको करना है। इंग्लिश में हिंदी में एक है, आप कुछ फिक्स लाइन बना सकते हैं। जैसे लेटर जब स्टार्ट होता है तो उसमें 3 लाइन स्टार्टिंग की फिक्स होती है, उनको रट लो, है ना। कुछ अच्छी लाइन देख लो गूगल से या एआई से, क्या क्या अच्छी लाइन हो सकती है, बुक से देख लो, उन अच्छी लाइन को रट लो, है ना। उनको तो लिखना ही है, फिर साथ में जो क्वेश्चन पूछा है, जो डिमांड पूछी कि यहाँ पे ये काम करवाना है या इसको पत्र लिखो, उसको मैच करते हुए आपको लैंग्वेज लिखनी है। सबसे बेस्ट तरीका है आंसर राइटिंग। डेली नहीं कर सकते आंसर राइटिंग, एक दिन छोड़ के एक दिन करें, बहुत मस्ट है। एक साथ टेस्ट सीरीज लेने से अच्छा है कि आप डेली आंसर राइटिंग करें। आंसर राइटिंग के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहना, मन से क्वेश्चन बना लो, मन से ही परिपत्र बना लो, मन से ही कोई लेटर बना लो कि अपने आप को राजस्थान सरकार के सेक्रेटरी मानते हुए सभी जिला कलेक्टर्स को इस संबंध में एक पत्र लिखें,
खुद ने अपने मन से क्वेश्चन बना लिया, अब आंसर राइटिंग करो उसकी। देखो फिर आजकल तो फोटो खींच के चैट जीपीटी पे डाल दो, बता देगा कि क्या कमी है क्या नहीं। अपने दोस्त को दिखा लो, कोचिंग में आए अपने टीचर्स, उनको दिखा लो कि सर मैंने ये लिखा, आप इसको ऐसा कर सकते हो। तो आंसर राइटिंग कोशिश करो कि डेली हो। स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात है तो देखो एथिक्स काफी स्कोरिंग है, एथिक्स दोनों साइड है। स्कोर देगी तो बहुत अच्छा मिलेगी, नहीं आपको डुबा भी सकती है वो, है ना, क्योंकि वो क्या थिंकिंग बेस्ड सब्जेक्ट है। उसमें आपका रटा तो आएगा नहीं कि अरावली पे 5 फैक्ट याद किए वो लिख दिए, ऐसा तो आता नहीं एथिक्स में। एथिक्स में क्या है, आपको थिंकिंग डेवलप करनी है। वो थिंकिंग कैसे होगी, वही आंसर राइटिंग से, है ना। आंसर राइटिंग के मतलब आजकल बहुत सारी क्लासेज हैं, आपके सर भी बताते होंगे, यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासें की कैसे आंसर राइटिंग को अच्छा करें, है ना। आप उनको देख लेना या अपने सर से पूछ लेना। आंसर राइटिंग बहुत है। एथिक्स को ऐसे पढ़ें कि जैसे आपको उसके प्रति समझ विकसित करनी है। गीता से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो गीता के प्रति समझ विकसित कर लो कि गीता वास्तविकता में है क्या। भाई गीता निष्काम कर्म की बात करती है ना, कर्मवाद की बात करती है। तो इनको ऐसा कर लो कि बस ये आंसर में आने ही चाहिए, है ना। तो ये सब आंसर राइटिंग से ही आएगा। फिर स्कोरिंग सब्जेक्ट में ज्योग्राफी मुझे स्कोरिंग लगती है, क्योंकि उसमें फिक्स क्वेश्चन आते हैं। अरावली का महत्व बता दो, या अपनी हिमालय की रिवर या प्रायद्वीप रिवर में अंतर बता दो, ऐसा 2023 में क्वेश्चन आया था। या शिवालिक की उत्पत्ति के कारण बताओ, ये फिक्स है, इसमें आपको रटना है, वहां पे लिखना है। तो आपको ज्योग्राफी बहुत अच्छी करनी है, एथिक्स बहुत अच्छी करनी है। एक थोड़ी दिक्कत आती है जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से, उनको साइंस में दिक्कत आती है कि साइंस कैसे पढ़ें। तो साइंस का ऐसा है, देखो साइंस में आपको छोड़ तो सकती नहीं है, वेटेज बहुत अच्छा है साइंस का। तो साइंस के लिए सबसे अच्छा है कि 10th और 11th की आपकी जो बुक्स हैं आरबीएससी एनसीईआरटी की, उनमें बॉक्स बने हुए हैं काफ़ी सारे, या हेडिंग्स जो कलरफुल हैं, या आपको हेडिंग्स देख के लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि उसने मान लो ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली दे रखी है, आपको दे सकता है कि यार ये क्वेश्चन सीधा 5 मार्क्स में 10 मार्क्स में आ सकता है कि ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी कार्यप्रणाली बताइए। तो आप उसको वहां से पढ़ें। साइंस से डरना नहीं है, इन दोनों बुक को पढ़ें, कोचिंग के नोट्स पढ़ लें, ठीक है। ये है साइंस की बात। जैसे मान लो बायोलॉजी में क्वेश्चन आया कोशिका विभाजन के बारे में बताओ, तो फिक्स है, इनको आप याद कर लो। अब याद तो देखो आपको करना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी में अंतर दे रखा है इनमें, है ना, तो उनको आप ऐसे पढ़ना है। लेकिन बात आती है टैग की। टैग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। टैग में जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली करंट अफेयर बेस्ड आते हैं। जैसे 2023 में एरावत का एक क्वेश्चन आया था, है ना। तो ये टैग से जैसे अभी भी एक मंगलयान वाला क्वेश्चन आया था, तो ये करंट अफेयर वाला है। इसको आप क्या करो, साथ में करंट अफेयर के साथ में इनको पढ़ते रहो। कोचिंग्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर की, उनसे आपको याद करो। तो ये ध्यान रखना, साइंस टैग में भी करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा एक क्वेश्चन करंट अफेयर के बारे में आता है 5 मार्क्स से 10 मार्क्स में, है ना। वो कोई फेमस मिशन हो सकता है, सर इसरो का, डीआरडीओ का, किसी मिसाइल के बारे में, जैसे अस्त्र मिसाइल पूछी थी, अस्त्र मिसाइल के बारे में। अब ये किसी कोचिंग के नोट्स में आपको नहीं मिलेगा जो पुराने हैं, इसलिए आपको करंट अफेयर, साइंस टैग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ना। अखबार में कुछ ऐसे टॉपिक्स आते रहते हैं कि अभी कोई मंगलयान मिशन गया उदाहरण के लिए, तो उसके बारे में खूब आर्टिकल्स आते हैं, उनको पढ़ो, आपको याद रह जाएंगे। कोचिंग्स की मैगजीन आती हैं, है ना, उनमें करंट साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, उनको पढ़ो। तो साइंस टैग के लिए मतलब साइंस के लिए तो आपकी बुक्स 10th और 11th की, और टैग के लिए करंट अफेयर, ये मस्ट है। आप करंट अफेयर में आपके टैग में अगर आप बिना करंट अफेयर पढ़ के स्टैटिक नोट्स पढ़ गए आपकी कोचिंग के, तो आपको कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन आता ही करंट अफेयर बेस्ड है। एक आध क्वेश्चन कोई स्टैटिक आ जाए तो बात अलग है, लेकिन करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो साइंस टैग के प्रश्नों को कैसे याद करें, मेंस में बड़े प्रश्न नहीं है तो कितना पढ़ें। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। साइंस टैग में हम कंफ्यूज होते हैं कि हम कितना पढ़ें, टैग अनलिमिटेड है, नैनो टैग, बायो टैग, कितना ही पढ़ लो। लेकिन गवर्नमेंट का कोई मिशन आया है ना, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई है, इसरो ने, डीआरडीओ ने, या किसी भी अपनी संस्था ने कोई नया प्रोजेक्ट निकाला है, उनको जरूर पढ़ना है ना। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो सीधे 5 मार्क्स में आ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके कोई पॉलिसी आ गई कि भारत की अंतरिक्ष नीति के बारे में लिखो, तो अंतरिक्ष नीति ये बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। सरकार की कोई पॉलिसी है तो इनको ज़्यादा फोकस करना है आपको। इसमें बड़े क्वेश्चन आएंगे नहीं, टैग में 5 मार्क्स का क्वेश्चन ही आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई उसमें कम से कम 4-5 तो फैक्ट हों कि किसने निकाली है, कितना इसका बजट है ना, या इसमें क्या क्या इसके उद्देश्य हैं, क्या क्या लक्ष्य हैं। बाकी फिर आप में जो आपके उस समय आंसर राइटिंग के टाइम पे उससे रिलेटेड जो भी आपको कंटेंट याद आता है उसको लिखें, ठीक है। तो इसमें बड़ा क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि भाई आपको मंगलयान के बारे में पूरा 1 पेज याद करना है। छोटे क्वेश्चन आएंगे तो याद रखना है कि उससे रिलेटेड 4-5 फैक्ट याद कर लो,
उसका क्या उद्देश्य है वो याद कर लो, किस डेट को लॉन्च होगा या कौन लॉन्च करेगा या किस व्हीकल से लॉन्च होगा, उनके बारे में आप फैक्चुअल जानकारी उसमें याद कर लो। बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है, 2-4 फैक्ट याद करो, फिर साथ में उससे रिलेटेड लैंग्वेज लिख दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक बताता हूँ कि अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष की पॉलिसी आई, अब आपने नहीं पढ़ा इसको कि मैंने अंतरिक्ष पॉलिसी पढ़ी नहीं है, आपको क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है ना। अब अंतरिक्ष से रिलेटेड सरकार क्या कर सकती है, ये सोचो कि अंतरिक्ष पॉलिसी में क्या होगा सरकार की में। या तो सरकार ने उसको बजट आवंटित किया होगा, या सरकार ने उसकी कोई प्रयोगशाला खोली होगी, या सरकार ने उसके लिए जो रिलेटेड साइंटिस्ट हैं उनके लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा होगा, या फिर स्कूल जो है अपने उनमें नवाचार को बढ़ाया होगा। तो ये जनरल बात है, इनको आप लिख दो। इसमें क्या हुआ, अपना आंसर गलत भी नहीं हुआ और पूरी तरह सही भी नहीं है, तो आपको बिल्कुल 0 मार्क्स नहीं देगा। वो क्या करेगा, 5 का आया तो 1 दे देगा, 1.5 नंबर दे देगा, 2 नंबर दे देगा। तो बिल्कुल ब्लैंक छोड़ने की वजह क्या करना है, उसके आसपास की चीजें लिख दें। जैसे एक क्वेश्चन आया था 2023 में, भारत की लॉजिस्टिक्स पॉलिसी पूछी थी उन्होंने। अब ये मैंने नहीं पढ़ा हुआ था कि लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के बारे में क्या है, लेकिन मुझे ये पढ़ा था कि लॉजिस्टिक्स होता क्या है, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, ये तो पता है सबको। अब उससे संबंधित चीजें लिख दो कि सरकार इसमें लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लाकर जो रोड का टाइम है, ट्रांसपोर्ट टाइम को उसको डिक्रीज करना चाहती है, कम से कम कॉस्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाए ये चाहती है, सेफ ट्रांसपोर्ट हो जाए ये चाहती है। तो बस इससे आसपास की चीजें लिख दो। इससे क्या होगा, आपका आंसर गलत भी नहीं है और आपका आंसर पूरी तरह सही भी नहीं है, तो 0 तो नहीं देगा, कुछ तो देगा। और एक एक नंबर बहुत मैटर करता है। आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, 1 नंबर की वैल्यू क्या है। आप मेंस की इस बार तो आरपीएससी ने मार्क्स जारी कर दिए, आप देखना 1 मार्क्स पे 20 लोग हैं। अगर किसी के 320 मार्क्स हैं तो 321 मार्क्स पे है ना, उसकी रैंक में 20 रैंक अंतर आ जाएगा। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ के आते हैं और किसी दूसरे कैंडिडेट ने उसने कुछ भी लिख दिया और उसको 0.25 मार्क्स भी मिल गए तो आपसे 5 रैंक आगे हो गया वो। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ना नहीं है ना। आप प्रीलिम्स में थोड़ा छोड़ सकते हैं, आपको नहीं आना तो तुक्के मारने से फायदा नहीं, क्योंकि वहाँ गलत होने के चांसेस ज्यादा है, नेगेटिव होगा ना वहाँ। तो मेंस में नेगेटिव नहीं है, तो आप कोशिश ये करें कि लिख के आए, है ना, ताकि अगर आपको 0.50 भी मिलता है, 0.25 मार्क्स भी मिलते हैं, तो आप 5 रैंक ऊपर हैं उनसे, है ना। तो ये आपको ध्यान याद रखना है। ठीक है, यही क्वेश्चन थे, और अगर कोई किसी का डाउट हो तो आप पूछ लें। तो इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए मैं आपको बताता हूं कि इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए जो बजट आता है सरकार का, जैसे अभी 2026 का बजट आया सरकार का, तो प्रीलिम्स के लिए तो आपको ये पढ़ना है ना, कि सरकार ने कौन सी स्कीम लेके आई, उसमें कितना बजट निकाला आपको। और इंडिया का जो इकोनॉमिक सर्वे आता है, अब वो 800 पेज का आता है ना। अब हम नहीं पढ़ सकते, 2 क्वेश्चन के लिए पढ़ना भी नहीं चाहिए उसको, तो कोचिंग्स की समरी आ जाती है ना। वो क्या करते हैं, बजट इकोनॉमिक सर्वे के 8-10 पेज में समरी निकाल के दे देते हैं, उसको पढ़ो। तो इकोनॉमिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बजट और इकोनॉमिक सर्वे है। हाँ, नहीं देखो, आपको प्रीलिम्स के लिए इस साल का पढ़ना पड़ेगा। अब ये अपनी किस्मत है कि मेंस अगले सेशन में होगा तो अगला भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसमें बात ये है कि इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो लगभग 70-80% सेम होता है हर बार का, उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता। बस फैक्चुअल जानकारी जो है वो चेंज हो सकती है, बाकी स्कीम ज्यादातर वही रहती है, या कोई नई आएगी तो उसमें आपको ऐड करना है। तो आपको पढ़ना तो मेंस के लिए अलग ही पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार का इकोनॉमिक सर्वे और अगले बार का इकोनॉमिक सर्वे जो आएगा उसमें लगभग 60 से 70% सिमिलरिटी रहेगी, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। लेकिन पढ़ना आपको अलग ही पड़ेगा वो, क्योंकि मेंस में उसका वेटेज ज्यादा है। प्रीलिम्स में तो इकोनॉमिक्स से 2-3 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ज्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन मेंस में वेटेज है। नहीं, लेकिन प्रीलिम्स में तो आएगा ना सर्वे। हाँ, उसको केवल प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ो, मतलब अभी आप उसके केवल फैक्ट याद कर लो, स्कीम की डेट याद कर लो, है ना, किस मिनिस्ट्री की वो याद कर लो, या उसके बारे में कुछ फैक्ट याद कर लो। मेंस में आपको डिटेल्ड पढ़ना पड़ेगा। हाँ, उसको रख सकते हो, ये बिल्कुल मैं कहता हूँ इकोनॉमिक्स करंट अफेयर बेस आती है ज्यादातर। तो आपको जो नया इकोनॉमिक सर्वे है, नया जो बजट है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। लेकिन आपको लगता है कि आपको जीएस की और सब्जेक्ट आपकी अच्छी हैं, जैसे आपको लगता है कि मेरी हिस्ट्री पॉलिटी ये अच्छी है, तो आप इकोनॉमिक्स को कम वेटेज देते हुए केवल उनकी समरी पढ़ लें इस बार, उसको डिटेल में नहीं पढ़ें, या कोचिंग्स में जो क्वेश्चन आते हैं टेस्ट सीरीज में उनके अकॉर्डिंग पढ़ लें, है ना, ये कर सकते हैं। लेकिन आपको प्री और मेंस के लिए इस बार अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, ये बात फिक्स है। और किसी का?
देखो करंट अफेयर मुझे लगता है कि एक साथ पढ़ने की बजाय आप धीरे धीरे उसको पढ़ते रहें, उसमें ज़्यादा फायदा रहता है। एक साथ पढ़ने में एक तो एग्जाम टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, आप उसको हैंडल नहीं कर पाते। दूसरा ये है कि फिर आप अपन से कुछ मिस हो जाता है, जैसे आप लास्ट टाइम पे अगर पढ़ेंगे तो आपने पीआईवी नहीं पढ़ा होगा या सुजसनी आप छोड़ के चले जाएंगे, तो धीरे धीरे पढ़ो, है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। लास्ट टाइम पे रिविजन तो करना ही है, लेकिन साथ में अगर आप पढ़ते जाएंगे तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और किसी का कोई डाउट? अच्छा, देखो न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें। जैसे मैं हिंदी मीडियम का हूं, तो हिंदी मीडियम के लिए सबसे अच्छा जो मेरे को लगता है वो दैनिक जागरण लगता है। दैनिक जागरण जयपुर में एक दिन लेट आता है ना, सेम डेट का नहीं आता, तो ऑनलाइन ये मिल जाता है ना, टेलीग्राम ग्रुप्स में कहीं आता है ये दैनिक जागरण। मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम के लिए, जैसे इंग्लिश में हिंदू है ना, ऐसे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके जो संपादकीय जो एडिटोरियल आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं, है ना, तो दैनिक जागरण आपको सबसे पढ़ना चाहिए। राजस्थान के जो लोकल आते हैं, दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका, इनको आप ऊपर से देख सकते हो 10-5 मिनट में, है ना। कोई आपको लगे कि सरकार ने कोई पॉलिसी निकाली है या कोई स्कीम नहीं आई है, उसके बारे में देख लें। ये नहीं पढ़ना कि 2 गुटों की लड़ाई में लोग मर गए या यहाँ ये एक्सीडेंट हो गया, इन पे फोकस नहीं करना है। एग्जाम से रिलेटेड जो आपको कंटेंट मिल सके वो देखो। लेकिन दैनिक जागरण आपने अगर पढ़ा हो तो आपको उसमें हर खबर आपको ऐसे लगेगी तो मेरे एग्जाम की काम की है। वो बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, दैनिक जागरण आपको फॉलो करना चाहिए। और इंग्लिश में तो हिंदू ही चल रहा है, मतलब जो मेरे दोस्त पढ़ते हैं वो हिंदू अखबार ही ज़्यादा पढ़ते हैं। लेकिन अखबार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं कहता हूँ आपको, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, तीनों के लिए अखबार बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एस्पिरेंट बिना अखबार के, मतलब उसको सेलेक्ट होना आसान नहीं होगा, क्योंकि अखबार एक आपकी अप्रोच को डेवलप करता है, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है ना। तो ये है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं? देखो शॉर्ट नोट्स का तो ये है कि शॉर्ट नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम टाइम पे क्या होता है कि अपने सारे पेपर एक साथ होते हैं। अब इतनी सारी सब्जेक्ट अपन कैसे इनको रिवाइज करें? तो मैं क्या करता था, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए लगभग हर सब्जेक्ट के। तो आप क्या करो, एक जैसे पेज है, इसको 2 ऐसे करके और हाफ इधर और इधर आप शॉर्ट नोट्स बनाए। कोई भी टॉपिक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक मिशन आया, जैसे अंतरिक्ष पॉलिसी पे बात कर लेते हैं। अंतरिक्ष पॉलिसी गवर्नमेंट ने 20 पेज में निकाल के दी है, हमको उसको 1 पेज में लेके आना है, 1 पेज का याद करना है। लेकिन शॉर्ट नोट्स में उसमें केवल 5 लाइन लिखनी है। अब क्या लिखना है, तो अंतरिक्ष पॉलिसी लिखो शॉर्ट में। अंतरिक्ष पॉलिसी, ईयर, वर्ष, है ना, जारीकर्ता, उसकी टाइम कितना है, 5 साल के लिए है, 10 साल के लिए, लक्ष्य लिखना है और कीवर्ड में लिखना है उसको। जैसे लक्ष्य में क्या करना है, एक तो लाइन लिखेंगे बजट को बढ़ाना है, ऐसे नहीं लिखना, लिखो बजट और ऊपर एक एरो का निशान लगा लो कि बजट बढ़ाना है। दक्षता को बढ़ाना है ना, तो ऐसे नहीं लिखना है दक्षता बढ़ानी है, दक्षता पे कार्य करना, केवल दक्षता लिख लो, आपको रिकॉल हो जाएगा कि दक्षता बढ़ानी है, कम थोड़ी करेंगे दक्षता को। फिर जैसे कि उसमें बजट कितना है, तो बजट लिखा 10,000 करोड़, है ना। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। और मैं ये करता हूँ कि शॉर्ट नोट्स उन सब्जेक्ट का आप ज़्यादा बनाएं जो सब्जेक्ट टफ है या जिनको रिवीजन करने में आपको दिक्कत आती है। भाई जैसे राजस्थान हिस्ट्री है, जनरली सबकी अच्छी होती है, तो उसके शॉर्ट नोट्स मत बनाओ, मैंने भी नहीं बनाए थे, है ना, क्योंकि अपन ने उसको कई बार पढ़ रखा होता है, तो अपन उसको बिना शॉर्ट नोट्स बनाए उसका रिवीजन फास्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसी हैं जैसे साइंस टेक है ना, जैसे अपनी ये पवेड है, इनके शॉर्ट नोट्स जरूरी हैं, है ना, क्योंकि ये इतनी बड़ी सब्जेक्ट है कि आप इनको 1 दिन में 2 दिन में रिवाइज नहीं कर पाओगे। अगर आपके शॉर्ट नोट्स हैं तो आप इनको बहुत फास्ट रिवीजन कर पाओगे। जैसे कि मेरे पवेड के नोट्स केवल 10 पेज के हैं, तो मैं उनको चाहूँ तो 2 घंटे में रिवीजन उसका रिवाइज कर सकता था, क्योंकि फालतू लैंग्वेज मेरे को नहीं पढ़नी, केवल कीवर्ड पढ़ने हैं, है ना। तो ऐसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और मैं ये आपको प्रेफर करता हूँ कि शॉर्ट नोट्स आपको बनाने चाहिए। शॉर्ट नोट्स बनाने से एक तो क्या है, अपने मन में रहता है कि यार 5 पेज के नोट्स हैं, इसको फास्ट रिवीजन कर लेता हूँ, 10 पेज के नोट्स से कर लेता हूँ। अपने सामने बुक दिखती है 300 पेज की, तो लगता है कि इसको कहाँ इसको रिवीजन कर पाऊंगा मैं। तो शॉर्ट नोट्स बनाए, और शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए सबसे बढ़िया ये है कि भाई उसमें जो लिखें वो केवल कीवर्ड्स लिखें, है ना। जैसे गीता है, अब आपको गीता आपके नोट्स में या बुक में 10 पेज में दे रखी है, अब हमको उसको इतने छोटे से पेज में लिखना है, तो क्या करना है, गीता लिखा, गीता के की टर्म जो हैं, निष्काम कर्म लिखा, उसके सामने लिख दिया कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। फिर आपने लिखा लोक संग्रह, लोक संग्रह मतलब जनता के लिए काम करना है, तो उसके की टर्म लिखें और उसके सामने उसका हल्का सा, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी, उसका हल्का सा डिस्क्रिप्शन लिख लें, है ना। तो ऐसे बनाना, की टर्म्स लिखने हैं बस। जैसे आईआर की बात करें हम,
IR में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, भारत अमेरिका के संबंध आपको लिखने हैं शॉर्ट नोट्स में, तो उनके इतने से पेज में लिख सकते हो भारत अमेरिका। कैसे लिखोगे? आर्थिक, राजनीतिक, है ना, अंतर्राष्ट्रीय, साइंस टेक, उनकी हेडिंग्स लिखी। अब साइंस टेक में भारत अमेरिका ने क्या किया है उसके की टर्म लिख लो कि ये समझौते किए हैं। इकोनॉमिक्स में कौन कौन से समझौते हुए हैं उनके की टर्म्स लिख लो बस, है ना, कि भारत अमेरिका के बीच में FTA हुआ है तो FTA लिख लिया। अब FTA में अपन को बताइए क्या करते हैं, एक दूसरे अपने जो टैरिफ कम करते हैं उसको लैंग्वेज को बना के लिख लो, है ना। तो शॉर्ट नोट्स में आपको ऐसे करना है, लेकिन शॉर्ट नोट्स खुद बनाएं आप, मैं ये कहता हूँ शॉर्ट नोट्स बनानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि मेंटरशिप कब से ज्वाइन करें। तो देखो ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है कि मेंटरशिप ज्वाइन कब करें, कैसे करें, करें या नहीं करें। आप अपना सेल्फ एनालिसिस करें कि मुझे मेंटरशिप की ज़रूरत है या नहीं है। आपको लगता है कि मेंटरशिप ज्वाइन करने की ज़रूरत है मुझे, है ना, कि यहाँ के जो मेंटर्स हैं वो अच्छा मेरे को प्रोवाइड करा देंगे, अच्छा मेरा कंटेंट को बढ़ा देंगे, तो आपको ज्वाइन करनी चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि भाई मैं बिना मेंटरशिप के भी अपना काम कर सकता हूँ, है ना, मतलब मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है मैं कर सकता हूँ, तो आप नहीं करें। लेकिन मैं ये प्रेफर करता हूँ कि अगर आपके पास मेंटर्स होंगे तो आप उनसे डाउट पूछ सकते हैं, उनकी स्ट्रेटेजीज क्या रही हैं, आपकी स्ट्रेटेजी में कोई कमी तो नहीं है उसको आप पूछ सकते हैं। तो ये तो आपका व्यक्तिगत निर्णय है कि भाई आप सेल्फ एनालिसिस करें अपना कि मुझे नीड है या नहीं, या किस स्तर की नीड है, या फिर मेंटरशिप में हमको क्या प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसको देखें, उसको एनालिसिस करें, उसके बाद ज्वाइन करें, है ना। और एक बात और जो मेरी पर्सनल ये है कि भाई, तो ये आपका व्यक्तिगत है कि मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए या कब से करें, खुद का सेल्फ एनालिसिस करें कि मुझे कितनी नीड है और कितनी नीड नहीं, उसके बाद आप उसको एनालिसिस करें। ठीक है, लास्ट में मैं आपको 3 सजेशन देना चाहूँगा, क्योंकि जो गलती मैंने फेस की वो आप फेस नहीं करें, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रिवीजन बहुत मस्ट है। आपने अगर आज पढ़ा आप उसको 10 दिन बाद पढ़ोगे कोई फायदा नहीं है, आपको नया लगेगा। रिवीजन जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, रैपिड रिवीजन आपको करना है। आज पढ़ा, शाम को पढ़ना है, अगले दिन फिर पढ़ना है, अगले दिन रात को फिर पढ़ना है। टाइम आपका कम होता जाएगा लेकिन आपको पढ़ना है। तो पहली बात तो रैपिड रिवीजन की बात करनी है। दूसरी बात, मेंस की आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग एक साथ करने की बजाय आप अभी से स्टार्ट कर दें, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लिखें, आधे घंटे लिखें, आंसर राइटिंग करनी है। एक टॉपिक और एक पॉइंट रह गया, टॉपर्स की कॉपीज। आपको पता है मेंस में अपनी कॉपीज आ जाती हैं सबकी, तो जो लोग सेलेक्टेड हुए हैं उनकी कॉपीज आपको देखना है कि वो क्या करते हैं ऐसा कि उनको बहुत अच्छी रैंक आती है ना, या इनके कंटेंट में ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है। उनको आप, है ना, एनालिसिस करें, उनको देखें कि यार इसने ये एक्स्ट्रा लिखा है, ये उसने किया है। जैसे मैं एक पॉलिसी में चलता था D+1। D+1 मतलब डिमांड +1। क्वेश्चन में उसने जो डिमांड की है कि इसका अर्थ बताओ, इसका महत्व बताओ, इसके बारे में आलोचनात्मक मूल्यांकन करो, वो तो लिखना ही है। +1 का मतलब है कि हमको और लोगों से अलग होना है, तो उसमें 1-2 लाइन की जानकारी ऐसा लिखें जो उस टॉपिक से रिलेवेंट हो, लेकिन वो उसने पूछी नहीं हो, मतलब उसको ऐसा लगे कि हाँ इसने एक्स्ट्रा जानकारी लिखी है। जैसे फॉर एग्जांपल उसने दहेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया, उसने दहेज की कमी पूछी, है ना, कि दहेज व्यवस्था से समाज पे क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े, तो आपने नकारात्मक प्रभाव 10 पॉइंट में लिख दिए। अब क्या करना है आपको, दहेज से संबंधित सरकार की कोई कमेटी बनी है, सरकार का कोई एक्ट आया है ना, या सरकार ने कोई मिशन चला रखा है, वो आपको ऐड करना है उसमें। तो ये D+1 है कि डिमांड तो फुलफिल करनी ही है, उसके नेगेटिव इंपैक्ट तो लिखने ही है, साथ में सरकार ने या किसी NGO ने क्या उसके लिए किया है ना, वो आपको उसमें लिखना है। ठीक है, तो ये है टॉपर्स की कॉपीज आपको देखनी है, उससे आपको बहुत फायदा होगा। आप एक अप्रोच डेवलप होगी कि आंसर कैसे लिखें, है ना, क्योंकि अपन जब स्टार्ट करते तो अपन को पता ही नहीं होता कि कैसे करें, कि कब इंट्रो लिखें, कब उसका मेन बॉडी पार्ट लिखें, कब उसका कंक्लूजन लिखें। तो आपको टॉपर्स की कॉपीज देख के पता लग जाएगा। टेलीग्राम पे खूब सारे टॉपर्स की कॉपीज पड़ी है, फर्स्ट रैंक वाले की पड़ी है, सबकी पड़ी है ना, तो आप उनको देखें। जैसे मैं भी ऐसे करता हूँ, है ना, मैं क्या करता हूँ, मेरी जो कॉपीज हैं उनको टॉप रैंक वालों से कंपेयर करता हूँ कि मैंने ये लिखा, इसने ये लिखा, इसको एक्स्ट्रा नंबर क्यों मिला, उसको फिर अपने उसमें लिखोगी, अपनी कमी लिखो, क्योंकि आदमी को सदैव सीखते रहना चाहिए, है ना। जो भी आपसे आगे हैं, जो भी आपसे आगे हैं, या जो भी आपको लगता है कि उन्होंने कुछ अचीव कर लिया है, उनसे सीखो, उनकी गलतियों से आप सीखो, उनकी अच्छाइयों से आप सीखो, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा इससे। यही है। ठीक है, धन्यवाद सुनने के लिए, और इम्प्लीमेंट करो तो आपका अच्छा बहुत फायदा होगा। बस यही मैं कहूँगा।